नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दिव्यास्त्र क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत बेहतरीन होंगे। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि यदि आज कुछ अच्छा नहीं है तो मुझे आप सब लोगों के ऊपर विश्वास है कि कल आप अपनी मेहनत के दम पर उसको बदलेंगे। आप उसके लिए योजनाएं बनाएंगे, बहुत प्लानिंग्स करेंगे और अच्छे से उनको एग्जीक्यूट करेंगे। और आप जरूर करेंगे। आप सबको पता है दिल्ली पुलिस एग्जाम की डेट आ चुकी है और बहुत जल्दी आपकी परीक्षा शुरू है 18 दिसंबर। उससे पहले ड्राइवर 16 और 17 दिसंबर को, और कुछ एग्जाम आपके जनवरी में होंगे। तो अभी हमने दिल्ली पुलिस और एमटीएस को ध्यान में रखते हुए साथ ही आपकी क्लास के लिए जो अभी सफिशियंट 15 सेट हो सकते थे वो हम कराएंगे। क्लास में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में अभी बात करता हूं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो ये कि इस टाइम हम हर रोज अगले 15 दिन मिल रहे होंगे। यानी कोई सैटरडे संडे कोई छुट्टी नहीं होगी, हर डेली क्लास होगी। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये जीएस की क्लास है। जीएस का प्रैक्टिस सेट आपका आरडब्ल्यूएसएससी चैनल पर होगा। और बाकी जितने भी प्रैक्टिस सेट या क्लासेज हैं वो सब आपका रोजगार विद अंकित, आपका जो मेन चैनल है उस मेन चैनल पर होंगे। थम्स अप करके बताइए इतनी बात समझ में आ गई। तो बात क्लियर होगी तो आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हो गया आपका दिल्ली पुलिस के लिए मेन चैनल पर आपका 8 बजे रीजनिंग की क्लास, 11 बजे मैथ की क्लास और करंट अफेयर्स रात को 9 बजे होगा। करंट अफेयर्स की टाइमिंग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, 9 बजे रात को होगी। ठीक है, ये सुबह 9 बजे जीएस होगी। कंप्यूटर की शिवम सर फिर से वही 3 मैराथन कराएंगे। पिछली बार 3 मैराथन उनकी क्या कमाल करके गई थी आपको पता है। इस बार फिर से वही कमाल होगा। यहाँ एक साथी आपका जीएस के लिए वन शॉट आएगा कि आपको वन शॉट यानी कि पूरे सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ाया जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रखिए। ये शायद आपको इन्फॉर्मेशन हो भी गई होगी सारे लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भैया जब हम दिल्ली पुलिस का एग्जाम इस बार देंगे तो देखिए बहुत सारे लोग तो वो होंगे जिनको ये क्वेश्चन होगा, इस प्रैक्टिस सेट को यदि मैं ज्वाइन करूं तो कितने मेरे स्कोर की गारंटी है। तो गारंटी कोई नहीं होती अपनी कक्षाओं में, और झूठ बोलना अपने से आता नहीं। तो कभी तुम ये सोचो कि जी एक झूठी गारंटी हमको दे दो। लेकिन मैं ये कहता हूँ आप जहां कहीं भी होंगे अपने स्कोर से, तो उससे हम आपके स्कोर को 5 से 10 तक इंप्रूव करा देंगे। अगर आप औसतन स्कोर 25 से 30 पे चल रहे हैं, ठीक है, तो वो 10 नंबर तक आपके बढ़ने का प्रयास हम करेंगे। लेकिन वो 10 मार्क्स आपके कैसे बढ़े, मिनिमम 8 से 10 मार्क्स, तो उसके लिए जो हम क्लास में कहेंगे, आपको कुछ टारगेट्स देंगे डेली, वो आप फॉलो करोगे। कुछ मैं आपको टॉपिक्स रिवीजन के लिए दूंगा, उन्हीं टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा और मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इनको रिवाइज करके आना है। यानी कि इनको आपको घर पर इस पूरे टॉपिक को एक बार पढ़ लेना है। तो सारे दोस्त ये एनर्जी मेरे पास भेजो कि भैया जो टारगेट आप देंगे उस टारगेट को हम जरूर उस दिन अपने नोट्स से, चाहे बुक से या आपके पास किसी के भी नोट्स हो, किसी की भी बुक हो, आपके पास ऑनलाइन की अपने नोट्स हो, कुछ भी है, आप उसको कर लेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस। तो इसके लिए क्या होगा, आप जब डेली बैठें तो आपके पास एक प्लेन पेपर जरूर रहना चाहिए, राइट साइड में एक A4 सीट रहनी चाहिए। और उस A4 सीट में आप क्या करेंगे, आप डेली लिख लेंगे टारगेट, आज का टारगेट क्या है, या किसी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, तो आज के टारगेट्स क्या होंगे उसको अब मैंने हेडर पे लिखवाया है। हेडर मतलब मैं क्वेश्चन फॉर्मेट अभी दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे आज का हमारा रिवीजन का टारगेट ये है, ये हमको रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और अभी वर्तमान में एसएससी के पैटर्न पर जिस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पर क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, अब बात आएगी आपका। देखिए पिछली बार जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टोटल 45 शिफ्ट थी। ठीक है, और आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में, तो टोटल 2250 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहा था स्टैटिक जीके का, फिर करंट अफेयर्स, फिर इकोनॉमिक्स, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस। ठीक है, पर शिफ्ट अगर हम देखते हैं तो लगभग इतने इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या भैया अब की बार फिर से होगा? हाँ, पिछला पैटर्न अगर रिपीट करेगा यही होगा। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस के सिलेबस के लिए उन्होंने क्या दिया था, जीएस ऑब्लिक करंट अफेयर्स। क्या दिया था, करंट इवेंट पर आधारित घटनाएं। ठीक है, यानी कि करंट अफेयर्स को, यानी हो सकता है कि करंट अफेयर्स इस बार इस वेटेज से ज्यादा बढ़ जाए। तो आप पढ़ेंगे तो तब भी उतना ऐसा नहीं, वेटेज ज्यादा बढ़ेंगे तो आप कुछ ज्यादा पढ़ने लग जाएंगे। तो बात उतनी है कि चीजों को आप अच्छे से पढ़ना। बात क्लियर है? यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं थी। एमटीएस देख लीजिए, एमटीएस में क्या वेटेज रहता है। यानी कि एमटीएस में चूंकि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका आधा आधा लगभग आप कर दीजिए। यानी हम ये कहेंगे कि सेम वेटेज ही रहता है। एक बार सब थम्स अप कर दो, क्लास के लिए हम रेडी हैं। नोट्स की अगर हम बात करेंगे आपसे, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का पिन कर देना। ठीक है, वो आपका नाम होगा उसका नवीन सर जीएस। नवीन सर जीएस टेलीग्राम चैनल आप सर्च भी कर सकते हैं, बाकी ये कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे लिखे हुए। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स अच्छे से लिखवा देंगे ताकि आपको लगे कि भाई मेरा समय जा रहा है। बाकी मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप अपने नोट्स को अपने हाथ से जरूर बनाना, और जो टारगेट्स हम दें वो टारगेट्स आपको जरूर रिवाइज करने हैं दिन में। अगर आप ये टारगेट्स डेली जो मैं इस क्लास में बोलता रहूंगा, जो भी इनपुट्स मैं आपको दूंगा, जो मैं आपको गाइड करूंगा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, मैं आप सब लोगों से वादा करता हूं आपका स्कोर इंप्रूव होगा और बहुत इंप्रूव होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है आपका, एका हरिया किसे कहा जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। अब ऊपर हमने इसमें टॉपिक में लिख दिया है, आपको ध्यान से दिख रहा होगा शास्त्रीय नृत्य, तो यही होगा आपका टारगेट। यानी आज आपको शास्त्रीय नृत्य जो है वो जरूर रिवाइज करने हैं, आपके पास चाहे बुक हो चाहे नोट्स हो। ये बातें मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, एक बात जो मैं एक बार कह दूंगा साथी आपको उसको फॉलो करना होगा, और उम्मीद करूंगा सभी अच्छे साथी उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मतलब आपको कोई और बेहतर विकल्प अगर लगता होगा कि वो बेहतर तरीका हो सकता है तो आप जरूर उसको अपनाना। ठीक है, बताएंगे जी। तो एका हार्य किसको कहा जाता है?
जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है, यानी कि व्हाट इज कॉल्ड एकाहार्या, वेयर डांसर प्लेज मल्टीपल रोल्स इन ए सिंगल परफॉर्मेंस। तो ये किसमें होता है एकाहार्या? ये होता है भैया भरतनाट्यम में। भरतनाट्यम किस स्टेट में होता है? फटाफट से आंसर करें। जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आंसर आना चाहिए बैठे बैठे, लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको कमेंट सेक्शन में, बस आपको सोचना है खुद से। तो क्या बोलेंगे भरतनाट्यम कहाँ का है भैया? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। क्या बोलेंगे भरतनाट्यम सबसे प्राचीन है, यस और नो? सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है? सबसे प्राचीन नृत्य, सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? और नृत्य भी कैसा है? ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। सबसे प्राचीन तो शास्त्रीय तो पुराने है ही, तो सबसे पुराना है। कथक कहाँ होता है? कथक होता है नॉर्थ इंडिया में। उत्तर प्रदेश के अलावा कहाँ पर होता है बताओ? नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में होता है ये, उत्तर भारत में विशेषतः उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में और आपका कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में और आपका राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। कुचिपुड़ी आप फटाफट से बताएं, आप अपने जबरदस्त छात्र हैं। क्या बोलेंगे भैया? आंध्र प्रदेश में। गलती कर ही नहीं सकते। अब देखो हमारे बेहतरीन छात्र होने का परिचय दीजिए। आंध्र प्रदेश के किस जिले से कुचिपुड़ी डांस शुरू हुआ था? ये मैंने आपको बताया है, आपके पास नोट्स थे, हम नायक बैच में भी आपको यहाँ पर पढ़ा चुके थे स्टैटिक जीके में। मुझे बताओ कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश के किस जिले से है? जिले का नाम आपको बताना है, आंध्र प्रदेश के किस जिले से। तो वो इंतजार हम कर रहे हैं। कथकली कहाँ का है? कथकली है साथी आपका केरल का। और केरल का एक डांस और है, बताएंगे फटाफट से। केरल का एक और डांस है आपका क्लासिकल डांस, उसका नाम है मोहिनी अट्टम। क्या नाम है? मोहिनी अट्टम। इसीलिए हम कहते थे अट्टम और कली जहां कहीं भी आएगा आप ज्यादातर प्राथमिकताएं किसको देंगे? केरल स्टेट को देंगे। किसको देंगे? केरल को। मुझे बताओ कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? कुल शास्त्रीय नृत्य क्या बोलेंगे? कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं? कुल शास्त्रीय नृत्य जो है साथी वो हमारे 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। अगर मैं पूछूं जो नवा शास्त्रीय नृत्य है, कई बार माना जाता है, आपको एग्जाम में 8 ही लिखना है, लेकिन पूछ ले नवा शास्त्रीय नृत्य किसको माना जाता है, यानी कि जो 9th क्लासिकल डांस है वो किसको माना जाता है? छऊ को। कौन मानती है? आपका जो संस्कृति मंत्रालय है, हमारा संस्कृति मंत्रालय के अनुसार उसको माना जाता है, तो वो छऊ है। अब मुझे बताओ छऊ के कितने प्रकार होते हैं? तो छऊ भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? मुझे बताओ सरायकेला छऊ किस स्टेट में होता है? सरायकेला छऊ किस स्टेट में होता है? सरायकेला छऊ। आप मुझे बताएंगे फटाफट से मयूरभंज छऊ का संबंध किस स्टेट से है? मयूरभंज छऊ। देखिए आपको ये याद हो या ना हो, याद है तो मुस्कुराना कि आपका रिवीजन एक बेहतरीन होगा, अगर याद नहीं है तो करना है। पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ ये कहाँ का है साथी? आंसर करेंगे। तो सरायकेला छऊ जो है वो हमारा झारखंड का है, झारखंड का है। बहुत सारे साथियों के परफेक्ट आंसर आ रहे हैं। मयूरभंज छऊ आपका कहाँ का है? वो उड़ीसा का है। और पुरुलिया छऊ क्या बोलते हैं आपका? वो है हमारा पुरुलिया छऊ आपका पश्चिम बंगाल का। क्या बोलते थे? बंगाल को हम कहते थे बंगला, अगर कोई बंगला खरीदेगा तो पूरा लेगा। ठीक है। उड़ीसा का मयूर जो है वो उड़ जाता है, उड़ जाता है। और सराय राय देने वाले आपको 1000 मिलेंगे। तो झारखंड याद रखेंगे। ठीक है। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछेंगे यहाँ पर, मुझे फटाफट से आप आंसर करना। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं यहाँ पर, एक तो मुझे बताओ फटाफट से आपका जो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी है वो किस बुक से मिलती है? शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी बुक देती है? शास्त्रीय नृत्य की जो जानकारी है वो किससे मिलती है? बताएं जी। तो आप कहोगे वो मिलती है भैया आपका भरत मुनि के द्वारा। और भरत मुनि ने एक बुक लिखी थी, भरत मुनि ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है क्या? नाट्य शास्त्र। क्या बोलेंगे? उसका नाम है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। आप मुझे बताओ फटाफट से दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा था एकाहार्य, एकाहार्य किससे संबंधित है आपका? हमने बोला था भरतनाट्यम से। अच्छा इसी से क्वेश्चन हमें बताइए फटाफट से आप। जैसे मुझे बताओ भरतनाट्यम का अन्य नाम क्या है? भरतनाट्यम का दूसरा नाम बताओ। भरतनाट्यम का नाम क्या है? भरतनाट्यम का नाम दूसरा बोलेंगे भी फटाफट से। तो भरतनाट्यम के जो अन्य नाम है वो है सादिर अट्टम या दासी अट्टम भी उसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? सादिर अट्टम या फिर उसको दासी अट्टम भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? दासी अट्टम भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप हमें बताओ फटाफट से, जो भरतनाट्यम की शुरुआत होती है वो किस स्टेप से शुरू होती है? भरतनाट्यम की जो शुरुआत है वो किस स्टेप से होती है? शुरुआत और अंत भी बताना फटाफट से, अंत किस स्टेप पर होता है? अंत किस स्टेप पर होता है? मुझे बताना भरतनाट्यम को कब प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी उसको बैन भी कर दिया था ना अंग्रेजों ने। आप बोलेंगे कब उसको प्रतिबंधित यानी कि कब उसको बैन कर दिया गया था, बैन किया गया था। पांचवा क्वेश्चन आप बताइए, जो भरतनाट्यम का संचालन करता है उसको क्या बोलते हैं? भरतनाट्यम का संचालन करने वाला जो होता है, संचालन करने वाला होता है, संचालन उसको क्या कहा जाता है? बोलेंगे फटाफट से। तो भरतनाट्यम की शुरुआत किससे होती है? आला रिपु। पुरुषोत्तम मित्रा ने एकदम ठीक आंसर दिया है। तो शुरुआत होगी आला रिपु से, आला रिपु से होगी। आपका अंत होगा आपका किससे? तिल्लाना से। किससे? तिल्लाना से अंत होगा। कब प्रतिबंधित किया गया था? 1910 में। भरतनाट्यम का जो संचालन करता है उसको बोलते हैं नट्टूवार। क्या बोलते हैं उसको? उसको नट्टूवार कहा जाता है, नट्टूवार। किस मंदिर में इसकी संबंधित बात होती है बताएंगे? इसमें भरतनाट्यम की तमिलनाडु का कौन सा मंदिर है? तमिलनाडु का कौन सा मंदिर है? मंदिर कौन सा है? तो आप कहेंगे वो मंदिर है भैया तमिलनाडु का आपका चिदम्बरम मंदिर। कौन सा है? चिदम्बरम मंदिर है, चिदम्बरम। चिदम्बरम टेम्पल है आपका तमिलनाडु का, जहां पर इसके बारे में चर्चा होती है। भरतनाट्यम की 3 शैली बताओ कौन कौन सी है? बहुत बार एसएससी पूछता है 3 शैली में से कौन सी नहीं है। तो 3 शैलियों की जब बात होगी तो पहली कला क्षेत्र वाजुभुर। कौन सी शैली है? कला क्षेत्र शैली है। दूसरी वाजुभुर शैली है, वाजुभुर शैली है। और तीसरी इसकी पंडा नल्लूर, पंडा नल्लूर। कितने बेहतरीन साथी हैं जो बता सकते हैं कि पंडा नल्लूर शैली जो भरतनाट्यम की है उसको किसने शुरू किया था? तो मीनाक्षी पिल्लई ने शुरू किया था। अच्छा एक बात के बारे में और बताइए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको कोई टास्क देता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मुझे बहुत सारी स्लाइड भरने की जरूरत है। मैं भी एग्जाम से हम लगभग 15 दिन पहले बातें कर रहे हैं या 20 दिन पहले हम बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा तो नहीं है जी नहीं बहुत सारा लिख के बता दो मैं उसको रट लूंगा। ये उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ ना कि जो टास्क मैं आपको दूंगा उससे क्वेश्चन हम बार बार पूछेंगे। जब कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा मान के चलो उत्सव से कोई, और यदि मैं आपसे कह रहा हूँ उत्सव आप रिवाइज करके आना, तो आप आएंगे। ये उम्मीद मुझसे है उन साथियों से जो अपने स्कोर को बहुत जबरदस्त करना चाहते हैं, जो बेहतरीन परफॉर्म करके आएंगे, और हम जरूर करके आएंगे। ठीक है, डन। लिखो डन।
उत्सव आज का टारगेट में लिखो उत्सव, और जरूरी नहीं है कि उत्सव जैसे कि भैया बहुत सारे हो गए आज के टारगेट में, क्लासिकल डांस भी हो गए। उत्सव हमारा टारगेट रहेगा, अगले 1-2 दिन भी हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे, यानी 2-3 दिन तक हमारा सेम टारगेट रहेगा, ठीक है। ओके, आएंगे आगे। तो त्रिपुरा की खारची पूजा को 14 देवताओं का त्योहार भी कहा जाता है, और यह प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। तो ये गलत बात हो गई, क्योंकि खारची पूजा तो 14 देवताओं का त्योहार है, एकदम सही बात है, लेकिन ये दिसंबर में ना मन करके कब मनता है, ये मनता है आपका जुलाई से अगस्त में। खारची पूजा जुलाई से अगस्त में, तो क्या होगा, केवल एक ठीक होगा, केवल एक ठीक होगा। त्रिपुरा के त्योहार जरा मुझे बताइए फटाफट से, त्रिपुरा के कौन कौन से त्योहार आप जानते हैं। तो त्रिपुरा के आप बोलेंगे भैया होजागिरी है, कभी नहीं भूलना, बार बार एसएससी सबसे ज्यादा रिपीट करता है, दिल्ली पुलिस भी। होजागिरी है, केर पूजा है जिनमें पूजा रूट वर्ड आता है, गरिया पूजा है, आपका कौन सा है, गरिया पूजा है, गरिया पूजा, गरिया पूजा है। आपका एक बीजू बनता है यहाँ पर, बीजू, संतरा उत्सव यहाँ पर बनता है, संतरा उत्सव, संतरा। एक पिलक यहाँ पर बनता है, पिलक उत्सव। एक आपका नीर महल यहाँ पर बनता है, नीर महल, नीर महल। आपको टेस्ट करें, आपका दिमाग कमजोर तो नहीं हो गया, आप बादाम खाना कहीं भूल तो नहीं गए हैं, उसको जरा टेस्ट कर लेते हैं, और वो टेस्ट होगा आपका कुछ क्वेश्चन जब हम आपसे पूछेंगे। जैसे कि मैं आपसे पूछूं नागालैंड का कोई एक त्योहार हमें आप बता दो, सबसे इंपॉर्टेंट, नागालैंड का कोई एक त्योहार बता दो, तो क्या कहेंगे, भैया नाग आ जाता बाहर जब हॉर्न बजता है बिल के बाहर, ठीक है। हॉर्न बिल, हॉर्न बिल कब शुरू हुआ था, हॉर्न बिल, हॉर्न बिल किस पक्षी के लिए बनता है, उस पक्षी का नाम बताओ, पक्षी का नाम क्या है, उस बर्ड का क्या नाम है जिसके लिए हॉर्नबिल मनाया जाता है, तो उस पक्षी को बोलते हैं धनेश पक्षी। किसके लिए बनता है ये हॉर्नबिल, इसको बोलते हैं हिंदी में धनेश पक्षी, ठीक है। कब से शुरू हुआ था ये हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल उत्सव कब से शुरू हुआ था, अरे फटाफट से बता दो भाई। शुरुआत इसकी हुई थी भैया सन 2000 से, कब से, सन 2000 से। क्यों बनता है ये, क्यों बनता है, क्योंकि नागालैंड की स्थापना दिवस है, नागालैंड का स्थापना दिवस है। अच्छा भैया नागालैंड का स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, जरा बताएंगे फटाफट से। कितने दिन बनता है, ये भी मेरा क्वेश्चन है, परफेक्ट, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा, नोट कर लो। 1 से 10 दिसंबर तक बनता है, यानी कि कितने दिन बनेगा, 10 डेज ये बनता है। और नागालैंड की स्थापना किस वर्ष में, 1963 में हुई थी, लेकिन 1963 से नहीं बनता है, कब से बनता है आपका, ये सन 2000 में पहली बार मनाया गया था। अब हम पूछेंगे आपसे, तो हॉर्नबिल हो गया, अन्य उत्सव बताओ हमें नागालैंड के, एक तो हॉर्नबिल हो गया, हॉर्नबिल। दूसरा एक उत्सव बताओ नागालैंड का कौन सा होता है, आओलैंग होता है, आओलैंग। नाग आकर के लेग पे काट जाता है, हाँ जी भैया, और किसके, उसके काट गया तो सी क्राई करने लग जाती है, सैक्रे नहीं, ये सब हमने तुमको ट्रिक से याद कर रखा है। तुलुनी, तुलुनी, एक भी चीज नहीं छोड़ी थी, तुलुनी। क्या बोलेंगे आपका, मो आंसू, मो आंसू। अगर आप में से किसी के पास नोट्स नहीं है और वो ये सोचे कि भैया मैं कैसे रिवाइज करूंगा, तो बच्चों इस सब के नोट्स जो हैं, ये इसका कलर नहीं बदल सकता क्या, हम इसका कलर बदल सकता है, डार्क हो जाए थोड़ा, हाँ अब ठीक है। तो अगर आप सोचेंगे तो एक बार मुझे बता दीजिए, मैंने आपको इसी चैनल पर नायक बैच में स्टैटिक जीके कराई थी, आपके पास नोट्स हैं, थम्स अप कर दीजिए, मुझे तक ये एनर्जी पहुंचेगी कि हाँ और ये बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये पहले से अवेयर थे, मैं इनको पहले से जो बताता रहा वो करते रहे। अगर आपके पास नहीं है तो ये टॉपिक आप यूट्यूब पर लिख करके उसको स्पीड मोड में लगा करके 2x की स्पीड पर देख सकते हो, वहां से आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। बताइए जी, यस यस यस, सबके पास है। ठीक है, तो ये कहाँ के है, ये नागालैंड के उत्सव है। मेघालय के उत्सव बताओ मुझे फटाफट से। अगर मैं आपसे पूछूं मेघालय के कोई उत्सव बताओ, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले स्टेज है, जैसे नागालैंड हो गया, मेघालय सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होंगे। वंगाला, वंगाला आएगा आपका। नोंगक्रेम आता है, नोंगक्रेम, मैं घायल कर दिया बगल में दबा के, मैंने उससे खूब बोला नो क्राइम नो क्राइम, लेकिन वो माना नहीं, नोंगक्रेम, और कितना घायल कर दिया मैं, बेहद घायल कर दिया। बेहिंदी खलम, क्या बोलते हैं इसको, बेहिंदी खलम बोलते हैं। एक स्टेट आप हमें बताओ, मणिपुर, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मणिपुर के उत्सव बताओ फटाफट से। तो मणिपुर आप क्या कहेंगे, एक तो डोल सबसे ज्यादा है, ठीक है, मणि के चक्कर में ज्यादा मत डोल, मणि के चक्कर में, तो डोल उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, डोल उत्सव, जिसको हम डोल नहीं, डोल उत्सव से ज्यादा डोल यात्रा कहें तो ज्यादा सही है, डोल यात्रा उसको हम कहते हैं। और डोल यात्रा को एक नाम और दिया जाता था, एक नाम और दिया जाता है, बताइए जरा फटाफट से, मैं अभी भूल रहा हूँ। डोल यात्रा को जिसको याओसांग, याओसांग कितने दिन मनाया जाता है ये बताओ फटाफट से। मणिपुर, याओसांग, याओसांग, याओसांग कितने दिन बनता है याओसांग, तो क्या बोलेंगे 5 डेज वो मनाया जाता है। कितने दिन बनता है, 5 डेज वो मनाया जाता है। लाई हरोबा, लाई हरोबा कहाँ का फेस्टिवल है, लाई हरोबा ये आपका, लाई हरोबा ये मणिपुर का ही फेस्टिवल है। एक है संगाई, एक चुम्फा, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं संगाई, चुम्फा, चुम्फा, चुम्फा पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा आप मुझे सिक्किम का कोई एक फेस्टिवल बताओ, सिक्किम का फेस्टिवल कौन सा होगा, सिक्किम का। ये वो स्टेट है साथी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। सिक्किम के फेस्टिवल की अगर बात करते हैं, लोसुंग और सागा दावा मत भूलना, लोसुंग और सागा दावा एग्जाम के टाइम पे मत भूलना, लोसुंग और सागा दावा। अगर मैं आपसे पूछूं असम के बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये स्टेट, असम के, सबकी तरफ से आए असम, आसाम, आसाम याद है, आसाम क्या बताया था, आसाम, सारे लोग बोलो आसाम में जो क्या क्या बता रखे थे मैंने, अभी देखना चाहेंगे आप सबके आंसर, फटाफट से दिखाएंगे। लोसुंग, लोसुंग नहीं बताएंगे फटाफट से, आसाम में बताएंगे, आसाम में अभी पिछले कमेंट चल रहे हैं, रिफ्रेश करिए। बीहू, बहुत बढ़िया। आसाम जो बहू आई है वो बहाने बहुत बनाती है, बहाने बहुत बनाती है, बाहोना भी यहीं का है, बाहोना यहीं का है। आसाम जो बहू आई है वो बहाने बहुत बनाती है। मी दम मीफी, दम से याद रखना, उसने नाक में दम कर रखा है, मी दम मीफी। ये क्या है, वेखो, हमने आपको बताया था, वेखो, वो बात बात पर रोकर दिखा देती है, रोंग कर जो बहू आई है। एक है देहिंग पटकाई, आदमी का दिमाग खराब होता है, वो देह उसकी फिर उसने पटकाई, मतलब वो पटक के मार दिया, ऐसे समझो। असम का देहिंग पटकाई है भैया, क्या है, बहुत बढ़िया। अंकिया नाट है, बेसागु, बहुत बहस करती है, अरे तुम हमसे भी ज्यादा होशियार हो। दोस्तों बताएंगे जिक्र लोक संगीत परंपरा किस राज्य में स्थित है। बच्चों ये समझ गए ये मैंने क्यों लिख रखा है, मेरे भाई मेरी बहन आप समझ गए ये मैंने ऊपर क्यों लिखा है, कि आप एक बार आज फोक म्यूजिक को देखेंगे अगले 1-2-3 दिन में, ठीक है। आज नहीं देख पाओगे, कल तक देख लोगे, लेकिन हमको पता होना चाहिए हमारे टारगेट्स क्या है, स्कोर देखना तुम कैसे जाएगा।
आए जी। जिकिर लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है? जिकिर कहाँ? असम में होती है। हाँ जी भैया, असम में होगी। कहाँ पर होगी? असम में होगी। और गुजरात का कुछ याद है किसी को? गुजरात का हमको भी याद नहीं है। ओडिशा का, राजस्थान का तो हमें भी याद है, पंखीड़ा होता है। क्या होता है? पंखीड़ा और पनिहारी। ये कहाँ के फोक म्यूजिक है? ये राजस्थान के। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, मुझे बताओ पाई म्यूजिक कहाँ का है? पाई पाई जो संगीत होता है वो मध्य प्रदेश का है। अहिरा बताओ, अहिरा 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 कहाँ पर होता है? अहिरा बोले या अहिराई बोले? ये झारखंड का है भैया। कहाँ का है? झारखंड का है। बाउल बताओ, बाउल तुम सबको याद होगा, ठीक है। बाउल बाउल कहाँ पर होता है? बाउल एक आपका लोक संगीत है, फोक म्यूजिक है। और भटियाली भी होता है वहां पर, भटियाली। बाउल और भटियाली कहाँ के म्यूजिक है? बाउल और भटियाली ये क्या बोलोगे भैया? वेस्ट बंगाल के हैं। कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के, वेस्ट बंगाल के। महाराष्ट्र का बताओ, महाराष्ट्र का ये समझ जाओगे ना, WB फॉर वेस्ट बंगाल, MH फॉर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का बताओ फटाफट से, क्या है आपका लोक संगीत? महाराष्ट्र में चलते हैं ललिता और पोवाड़ा। क्या चलते हैं? ललिता और आपका पोवाड़ा, पोवाड़ा पोवाड़ा। पाव बड़ा पाव, बड़ा कहाँ पर खाते हैं? महाराष्ट्र में खाते हैं, बड़ा पाव खाते हैं। गोवा का बताओ, गोवा का क्या होगा? गोवा का भैया आपका मांडो है, मांडो। क्या बोलोगे? मांडो कहाँ का है? वो गोवा का है। खूबा केशई कहाँ का है? खूबा कैसे भाई? उसके पास खूब कैस है, खूब कैस कहाँ का? यानी खूब कैस है तो मनी मनी है, फिर तो मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। न्योगा बताओ कहाँ का है? न्योगा, न्योगा आपका अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का लोक संगीत है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का लोक संगीत है। सबसे पूछेंगे पंडवानी कहाँ का है, और परफेक्ट आंसर आना चाहिए, लगेगा कि तुमको कुछ पढ़ाया था। पंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़। अरे एग्जाम में जाके बेइज्जती तो नहीं कराओगे यार, एक बात तो बताओ। छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। भोजली बताओ कहाँ का है? भोजली कहाँ का है? भोजली, भोजली भी भैया छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। अब आएगा मजा जब मैं बोलूं हेलियो लो। बोलो फटाफट से, हेलियो लो मेरे साथ बोलो एकदम। हेलियो लो, हेलियो लो, हेलियो लो, हेरे ले, ले 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 ले, नियो ले, नियो ले, बताओ कहाँ के हैं? अगर आप भी ठीक आंसर नहीं आया ना भाई, घर में जब नाग निकल आता किसी के, सांप आ जाता, कैसे करते हैं सब? डंडा वंडा लेकर ले, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। तो ले, ये नागालैंड के नाग के आने पकड़ते हैं सब ऐसे। ले, मारो इसको भैया, बच्चे बच्चे खा जाएगा नींद किसी को। चलो, प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित हुए थे? प्रथम कॉमनवेल्थ, तो आप खेल तो देखो एक दिन में सारा रिवाइज कर नहीं सकते। अब खेल में टॉपिक कौन कौन से हैं? आज आप कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम्स है, ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट को पढ़ोगे। क्रिकेट का क्वेश्चन आएगा तो आज क्रिकेट रिवाइज करेंगे। आपको सब कुछ भूल जाना है कि मैं और बाकी किस तरीके से रिवाइज करूं, मैं अपने आप सारे टॉपिक्स को आपको घुमा फिरा के ले जाऊंगा। ओके, चलिए जी। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित हुए थे? कॉमनवेल्थ हुए थे पहले कनाडा में। किस वर्ष में हुए भैया? बता दो, कनाडा किस शहर में हुए थे? कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुए थे। हैमिल्टन में। कब आयोजित हुए थे? 1930 में, 1930 में। अच्छा, मुझे बताओ भारत में कॉमनवेल्थ गेम कितनी बार हुए हैं? भारत में तो आप कहोगे भारत में एक बार हुए हैं, और किस साल हुए थे? साल 2010 में हुए थे। और 2010 में ये कॉमनवेल्थ गेम कहां पर हुए थे? आपका नई दिल्ली में हुए थे। कहां पर हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे, नई दिल्ली में। भारत की क्या स्थिति थी इसमें, बताओ फटाफट से। जो भारत की क्या स्थिति रही थी इसमें, जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम रहे? जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम रहे तो इसमें याद रखना, भारत की सेकंड रैंक आई थी भैया। कौन सी रैंक आई थी भारत की? सेकंड रैंक आई थी। कितने मेडल आए थे भारत के? यहाँ पर आपका 38 गोल्ड आए थे हमारे, 27 सिल्वर आए थे, और हमारे थे आपका 36 ब्रॉन्ज। यानी कि कुल मिलाकर के 30 20 50 30 80 8 7 15 95, आपका कितना हो गया टोटल? ये नहीं, 8 7 15 से, हाँ 101 पदक हमारे आए थे, 101 पदक। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जरा सुनना। कॉमनवेल्थ गेम का नाम कॉमनवेल्थ किस वर्ष से हुआ? कॉमनवेल्थ नाम, तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो नाम है ये 1978 से हुआ है। कब से हुआ है नाम इनका? 1978 से हुआ, 1978 से हुआ था। मुझे बताओ सेकंड सेकंड कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे? सेकंड कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे? तो सेकंड कॉमनवेल्थ गेम्स हुए आपका 1934 में। इस शहर में हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लंदन में हुए थे, लंदन में हुए थे। और यहां पर भारत ने पहली बार भाग लिया था। कभी भी पूछे, भारत ने पहली बार भाग कौन से कॉमनवेल्थ में लिया था? भारत ने पहली बार यहां पर भाग लिया, यानी कि 1930 में हम नहीं थे। क्या भारत का कोई मेडल भी आया था पहली बार में? हाँ जी, याद है ना, फ्री स्टाइल कुश्ती राशिद अनवर 74 kg में लेके आए थे, हमने बहुत बार आपको ये बताया है। राशिद अनवर, एक ही मेडल तब हमारा आया था, एक ही मेडल आया था। एक क्वेश्चन आप हमें बताओ इसमें फटाफट से। अभी 2022 का तो आपको पता है, 2022 में भारत की स्थिति क्या थी? भारत की स्थिति क्या थी? तो याद रखना, 22 गोल्ड है हमारे, 16 सिल्वर थे, और 23 ब्रॉन्ज है, 23 ब्रॉन्ज। ठीक है, सिल्वर का मतलब ये क्या हो गया आपका? रजत पदक, ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक, और ये हो गया आपका गोल्ड मेडल। तो कुल मिला के हमारे 61 मेडल आए थे, 61। और रैंक कौन सी रही थी हमारी, बताओ? रैंक रही थी हमारी 4th। भाई वाह, एक साथी ने हमारे ने कुछ लिखा है, इनका नाम है A4 हिरान, इन्होंने लिखा है 1934 में भारत भाग लिया, लंदन 2010 भारत मेजबान रहा था, ऑस्ट्रेलिया 5 बार मेजबान रहा है। ताली बजाओ भाई के लिए। और सबसे ज्यादा बार मेजबान कौन रहा है कॉमनवेल्थ गेम में? आपका ऑस्ट्रेलिया रहा है। बहुत जबरदस्त आंसर आपने लिखा है भैया। अब मुझे आप एक बात बताओ, 2026 में कहाँ होंगे? 2026 में कॉमनवेल्थ गेम जो होंगे उनका जो आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा? तो आयोजन होगा इनका ग्लासगो में। क्या बोलोगे? ग्लासगो में इनका आयोजन होगा। ग्लासगो कहाँ पर है? आपका स्कॉटलैंड में है। 2030 का अभी वैसे अहमदाबाद में बातें चल रही है कि अहमदाबाद में होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे फटाफट से बताओ, कॉमनवेल्थ गेम में कितने वर्षों का अंतर होता है? कॉमनवेल्थ गेम में जो वर्षों का अंतर होता है, तो अब तो आप समझ ही गए हैं, 4 वर्षों का अंतर होता है। क्या बोलेंगे? 4 वर्षों का अंतर होता है। चलो जी, कॉमनवेल्थ गेम आज पढ़ लेंगे। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये आज पढ़ना है, ठीक है। एशियन गेम्स, एशियन गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट क्या है? पहला, भारत ने 1954 और 1986 में एशियाई खेलों की मेजबानी की, यानी होस्ट किया है।
भारत ने 1951 और 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी की। उपरोक्त कथनों में से कौन सा एक सही है? क्या पहला वाला सही है? आपका होगा एकदम सरासर गलत है भैया। ये दूसरा वाला एकदम से सही है, केवल दो ये एकदम से सही होगा, क्योंकि पहले एशियन गेम्स इंडिया में हुए 1951 में, और जो दोबारा इंडिया ने मेजबानी की थी वो 1982 में की, यानी कि 2 बार हमारे यहाँ पर हुए हैं। तो इनसे संबंधित क्या बात समझेंगे? एशियन गेम्स, मुझे बताओ पहली बात तो एशियन गेम्स के जो फादर हैं, एशियन गेम्स की अगर हम बात करते हैं, एशियन गेम्स के जो फादर साहब हैं उनका क्या नाम है? किनको इनका जनक कहा जाता है? एशियन गेम के जो जनक हैं वो हैं आपके गुरुदत्त सोंधी। कहाँ से हैं भैया? अपने देश भारत से ही हैं। गुरुदत्त सोंधी ये अपने देश भारत से ही हैं, और जो आयोजन कराती है इसका, जो इसको होस्ट कराती है, होस्ट वो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। बोले जी, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। बताओ जी फटाफट से, ओलंपिक की काउंसिल ऑफ एशिया इनका जो आयोजन कराती है वो कितने वर्षों के अंतर पर कराती है? कितने वर्षों का अंतर होता है एशियन गेम्स में? एशियन गेम्स में जो वर्षों का अंतर होता है वो कितना होता है? वो 4 वर्ष होता है। लेकिन लेकिन पहले और दूसरे जो एशियन गेम्स थे उनमें कितने सालों का अंतर था? पहले और दूसरे एशियन गेम्स में वर्षों का अंतर कितना था? बताएंगे जी, सबका आंसर आना चाहिए। लगेगा पढ़े लिखे से बच्चे और बच्चियां हैं। पहले पहले और दूसरे में, तो पहले और दूसरे में जो अंतर था वो 3 वर्षों का था। क्यों जी? क्योंकि पहले वाले जो हुए थे मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे भाई, वो हुए 1951 में, और दूसरे हुए फिलीपींस मनीला 1954 में। कब हुए थे? 1954 में। तो पहले जो 1951 में हुए थे इसमें इंडिया की रैंक क्या आई थी बताओ? इंडिया की रैंक थी इसमें सेकंड, और 51 ही पदक आए थे और 15 गोल्ड मेडल। इस 51 का उल्टा अक्षर कर दो, 15 गोल्ड मेडल थे हमारे। क्या थे? 15 हमारे गोल्ड थे, 15 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 20 हमारे ब्रॉन्ज थे। तो कुल मिला के 51 पदक हमारे आए थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 1951 में हो गया। ऐसे ही मुझे बताओ 1982 जब था, 1982 में इंडिया की रैंक क्या थी? 1982 में इंडिया की रैंक जो थी वो थी साथी आपकी 5वीं। यहां पर बस रैंक याद रख लेना और कुछ नहीं, 5वीं। अभी हम बात बताएंगे आपको जो एशियन गेम्स हुए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बम बिलार सिंह, आपका नाम ही इतना खतरनाक है, बम बिलार। बहुत बढ़िया। आपका नाम साथी है जिसने भी रखा है बहुत खतरनाक नाम लिखा है, उतना ही खतरनाक आंसर आपने दिया है। एशियन गेम्स 1951 भारत दूसरे पे रहा था, 1982 में भारत 5वें पे रहा था। बहुत बढ़िया, हमसे भी पहले इन्होंने बताया। बम बिलार ने बम्बों की वर्षा कर दी है। अच्छा, यहां पर आप हमें एक बात और बताओ, अभी अभी आपको हाल ही में पता होगा 2022-23 के हुए, 2022-23 के एशियन गेम्स हुए थे, सबको पता है। हाँ जी भैया, तो भारत के कितने मेडल आए थे ये और बता दो आप सब। 2022-23 में जो एशियन गेम्स हुए इसमें साथ ही आपका भारत के जो मेडल थे वो थे 107। पहली बार 100 की संख्या को हमने पार किया था। 107 पदक हमारे थे, यानी कि इसमें हमारे 28 तो गोल्ड रहे थे, 38 हमारे सिल्वर रहे थे और 41 रहे थे हमारे ब्रॉन्ज। पहली बार हम आपका 100 की संख्या को पार कर गए थे। मुझे बताओ जो अगले होंगे 2026 के एशियन गेम्स वो कहाँ होंगे? 2026 के जो एशियन गेम्स होंगे, 2026 ऐसे लिख देता हूँ सिर्फ, 2026 का जो आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा? आयोजन वो होगा नागोया में। कहाँ पर? नागोया जापान में होगा, जापान में। और ये जो 2022-23 वाले हुए थे ये कहाँ पर हुए थे? ये हांगजू में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? हांगजू में आयोजित हुए थे। हांगजू जो कि चीन का एक शहर है। कहाँ का? चीन का एक शहर है। बहुत बढ़िया। स्टडी पॉइंट ने लिखा है 2030 में कतर दोहा में होगा। हमारी क्लास पहले से एक ऐसी क्लास रही है जिसमें हमारे साथी हमेशा आंसर से कनेक्ट करते आए हैं। बहुत मेधावी छात्र आप सब लोग रहते हैं, इसीलिए आप सबके रिजल्ट्स बेशुमार होते हैं, क्योंकि आप सब लोग अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस रखते हैं, इधर उधर की बातों पर नहीं। तो सैल्यूट आप सबको, आपकी एनर्जी को भी। वनडे क्रिकेट विश्व कप में भारत के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करो भैया कथनों पर विचार, बिल्कुल करेंगे जी। भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2 बार 1983 और 2000। पेपर में भी इसी एनर्जी से पढ़ना, डरना नहीं है। जब वो बोले ना पेपर में कथनों पर विचार करो तो बोलो जरूर करेंगे जी विचार, क्यों नहीं करेंगे। ऐसी पेपर में इसी एनर्जी से रहना, उससे ताकत मिलती है, बढ़िया परफॉर्म करोगे। भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2 बार 1983 और 2011 में जीता। हाँ जी जीता। भारत की पहली आईसीसी क्रिकेट टी20 विश्व कप जीत 1983। टी20 1983 में कहाँ होते थे चाचा? नहीं होते थे, नहीं तो जीत जाते, नहीं होते ही नहीं थे। तो क्या बोलेंगे? केवल एक ठीक है। क्या ठीक है जी? केवल एक ठीक है, केवल एक ठीक है। बोल रहे इतिहास इसका तुमको सबको पता है, क्रिकेट तुमने पढ़ चुका। क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू करो। पहला 1975 का किसने जीता था? शुरुआत कब हुई है? 1975। किसने जीता क्रिकेट का वर्ल्ड कप? आज क्रिकेट अपने रखना टारगेट पर, क्रिकेट को आप आज रिवाइज करोगे 1-2 दिन अगले जब भी लगे, लेकिन वो टारगेट आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो क्रिकेट की अगर बात करते हैं 1975 किसने जीता था? वेस्ट इंडीज ने जीता। 1979 किसने जीता भैया? वेस्ट इंडीज ने जीता। 1983 मेरा भारत महान किसने जीता? हमारे देश भारत ने जीता था। भारत ने जीता। 1987 किसने जीता था? 1987 की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार जीता था। 1992 की बात करेंगे पाकिस्तान ने जीता था। 1996 की बात करेंगे श्रीलंका ने जीता था। किसने? श्रीलंका ने। 1996 के बाद हुआ था 1999 में किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। फिर ऑस्ट्रेलिया लगा था। 2003 यहाँ आपका फिर से ऑस्ट्रेलिया। 2007 फिर से ऑस्ट्रेलिया, फिर से ऑस्ट्रेलिया। 2011 ये अपना प्यारा देश इंडिया, भारत भारत भारत। 2015 वाला वो जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने। 2019 वाला वो जीता था आपका इंग्लैंड ने। 2023 वाला वो जीता था आपका ऑस्ट्रेलिया ने। मुझे बताओ इंडिया कितनी बार फाइनल में पहुंचा है? यानी कि इंडिया 2 बार तो जीत गया, 1983 और 2011 में भारत की जीत हुई है, बहुत शानदार। लेकिन 2 बार ऐसा भी हुआ है, तो वो 2 बार हैं 2003 और 2023। यहां भारत फाइनल से बाहर हुआ है। भारत क्या हुआ है? फाइनल से बाहर हुआ है, फाइनल से बाहर। तो हम फाइनल में कितनी बार पहुंचे हैं? आपका हम 4 बार पहुंचे हैं, 4 बार।
अब मुझे बताओ एक पहला क्वेश्चन, फटाफट से एक पहला क्वेश्चन बता दो मुझे। 2027 में जो आयोजन होगा वो कहां पर होगा? 2027 का जो आयोजन होगा, पहला क्वेश्चन तो ये है, तो वो आयोजन होगा आपका साउथ अफ्रीका और आपका जिम्बाब्वे। क्या बोलोगे? जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे, और तीसरा देश इसमें रहेगा नामीबिया। नामीबिया रहेगा, नामीबिया। अब भैया हम बात करेंगे 1983 और 2011 की। 2011, 1983, मुझे बताओ फटाफट से पहला क्वेश्चन। 1983 का फाइनल किस मैदान में हुआ था? 1983 का जो वर्ल्ड कप है, WC4 वर्ल्ड कप, ये मैदान कौन सा था इसमें? इसमें मैदान था आपका लॉर्ड्स का। क्या बोलेंगे? तब 60 ओवर का मैच हुआ करता था, लॉर्ड्स का मैदान था। इसमें इंडिया के जो कप्तान थे वो कौन थे? इंडिया के जो कप्तान थे, कैप्टन थे, वो कौन थे? कपिल देव साहब थे जी। कौन थे? कपिल देव, कपिल देव साहब थे, कपिल देव। मुझे बताओ सबसे ज्यादा जो रन बनाए थे वो किसने बनाए थे? रन है 38 रन, वो है के श्रीकांत के। क्या बोलोगे? के श्रीकांत के 38 रन थे। मैन ऑफ द मैच रहे थे क्या? के श्रीकांत नहीं, मैन ऑफ द मैच, MOM लिख दे, मैन ऑफ द मैच रहे थे आपके मोहिंदर अमरनाथ। ये 50 बार मैंने आज तक आपको बताया है, मोहिंदर अमरनाथ रहे थे, क्योंकि इन्होंने एक तो 26 रन बना दिए थे और एक 12 रन देकर के 3 विकेट भी ले लिए थे, यानी बॉलिंग भी इन्होंने अच्छी कर दी थी, बॉलिंग भी इन्होंने अच्छी की थी। हमने इसमें हराया किसको था? 2 बार के चैंपियन वेस्ट इंडीज को इसमें हमने हराया। किसको? वेस्ट इंडीज को हराया था, उसको चटनी चटा दी थी हमने, वेस्ट इंडीज को हराया था। क्या बोलेंगे? वेस्ट इंडीज को इसने हराया था। अच्छा तुम एक बात बताओ, जब हम हराने पाएंगे तो फिर हम हरा ही देंगे, ठीक है? हम भारतीय है ही ऐसे। 2011 की बताओ, 2011, 2011 जैसे 1983 हुआ, मैदान लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स कहाँ का मैदान है? लंदन का, लंदन का मैदान है, ठीक है? अंग्रेजों के यहाँ जाके मारा हमने। 2011 की अगर हम बात करेंगे, 2011 ये कहाँ पर हुआ था? ये मैच हुए थे श्रीलंका और भारत में, श्रीलंका और भारत में। इसका जो फाइनल हुआ है 2011 का, जो फाइनल हुआ वो किस मैदान में हुआ? सिर्फ इतना बता दो। इसका फाइनल हुआ वानखेड़े में। किसने? वानखेड़े स्टेडियम में इसका फाइनल हुआ था, वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है? वानखेड़े स्टेडियम में। तो वानखेड़े स्टेडियम, महेंद्र सिंह धोनी का स्कोर 91, गौतम गंभीर का स्कोर 97, सबसे ज्यादा रन गौतम गंभीर ने बनाए थे, ठीक है? ये रखना। एक आज आप जो रिकॉर्ड्स है हमारे 2007 और 24 क्यों विशेष है जानते हो? 2007 और 24 क्यों विशेष है? 2007 में हमने क्या किया था? 2007 और 2024 क्या क्या हमने किया? 2007 में साथी हमने T20 वर्ल्ड कप को जीता था। किसकी कैप्टनशिप में? बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसमें हमने आपका T20 वर्ल्ड कप को जीता था। इसमें हमने पाकिस्तान को हराया था, पाकिस्तान को हराया। कौन थे कैप्टन? महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। माही मार रहा है, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। और 2024 की बात करेंगे मेरे दोस्त, यहां पर भी हमने क्या जीता? T20 जीता। यहां पर हमने किसको हराया ये तुम बताओ? यहां पर आपका रोहित शर्मा कप्तान थे। कौन थे कप्तान यहां पर? यहां पर कप्तान है आपका रोहित शर्मा। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराया भैया। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराया। ऐसे ही हराते हम बड़े प्यार प्यार में, तुम जानते ही हो। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? रोहित शर्मा। तो यहां पर क्या हुआ था? 7 रन से हरा दिए थे, ये हमने 5 रन से हरा दिए, एकदम किनारे पर हरा दिए, चुप से ले जाके। अब तुम हार जाओ, चलो आओ नेक्स्ट। लेखकों और उनकी पुस्तकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेखकों और पुस्तकों के बारे में बताएंगे। ये रोना रोटा नहीं चलेगा क्लास में। ये कौन है? इनको मुक्ति दो तुरंत। 15 दिन क्लास के हैं, क्लास में यहाँ अपशगुन फैला रहे हो, रोना रपटा कर रहे हो। सर जी नायक 2.0 कर रखा, तो कहाँ रखा? करके कर रखा तो अच्छी बात है, फिर से करो। ऐसे थोड़ी है यार, सुबह सुबह तुम कुछ करते हो डेली उठ के, हैं? प्राकृतिक चीजें हैं कुछ। अब ये थोड़ी बोलोगे जी मैंने एक बार कर रखा अब नहीं करूंगा क्या? कुछ चीजें बार बार रिपीट करने की होती हैं। पानी बार बार पीना पड़ेगा हमें दोस्त, चीजें बार बार पढ़नी पड़ेंगी हमको। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिपीट करनी पड़ती है, रोज चलना पड़ेगा आपको, रोज हम लोगों को अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना ही चाहिए। तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो सकते। कह रहे कर रखा तो अच्छी बात है, कर रखा है तो। लेखकों और उनकी पुस्तकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द 1000 फेसेस ऑफ नाइट गीता हरिहरन द्वारा लिखी गई है। द अदर साइड ऑफ साइलेंस उर्वशी बुटालिया द्वारा लिखी गई है। फॉल्ट लाइन्स मीना अलेक्जेंडर द्वारा लिखी गई है। और थिंग्स टू लिव बिहाइंड नमिता गोखले। चारों की चारों बहुत चर्चित रिसेंट की बुक्स रही हैं, चारों की चारों, ठीक है? एक बार यहाँ पर फिक्स करेंगे क्या बोलेंगे, तो चारों की चारों हमारी ये बहुत चर्चित किताबें रही हैं। और वुमेन जो साथी आपका जितने भी आपका राइटर हैं उनकी पूछी जाती है। जैसे मैं आपसे कुछ किताबें पूछूंगा यहाँ पर, मुझे बताओ आप, ए लाइफ अपार्ट किसकी बुक है? ए लाइफ अपार्ट किसकी बुक है? ए लाइफ अपार्ट। तो आप क्या बोलेंगे? ये बुक है भैया प्रभा खेतान की। किसकी है? प्रभा खेतान की बुक है। एक मीना कंडासामी की बुक है, बहुत चर्चित बुक रही आपका रिसेंट में। क्या बोलेंगे? व्हेन आई हेट यू, व्हेन आई हेट यू, व्हेन आई हेट यू। ये किसकी है? ये मीना कंडासामी की बुक रही। किसकी? मीना कंडासामी की बहुत चर्चित किताब रही है, व्हेन आई हेट यू, व्हेन आई हेट यू, ठीक है? इंडी 101 बहुत चर्चित किताब रही है, इंडी 101। बताओ किसकी बुक है? इंडी 101, ये ऋतिका नयन की बुक है। किसकी है? ऋतिका नयन की बुक है, ऋतिका नयन की, इंडी 101। एक किताब हम आपसे पूछेंगे, लॉकडाउन लिरिक्स किसकी बुक है? ये पक्का पूछी जाएगी आपसे, लॉकडाउन लिरिक्स पिछले 5 वर्षों से। क्या बोलेंगे? लॉकडाउन लिरिक्स। क्या बोलेंगे? संयुक्ता दास की बुक है। किसकी है? संयुक्ता दास। नहीं पता हुआ करे भैया तो लिख लिया करो। अगर आपको पता है, आंसर पता है, तो मन ही मन एक बार बोलिए और वो महसूस किया करो कि हाँ मुझे इस आंसर को पता है, ठीक है? लॉकडाउन लिरिक्स हो गया आपका। मुझे बताओ द किंग विद इन किसकी बुक है? द किंग विद इन, द किंग विद इन किसकी बुक है? नंदिनी सेन गुप्ता, नंदिनी सेन गुप्ता, ठीक है? नंदिनी सेन गुप्ता। द ब्लू वुमेन ये किसकी बुक है? द ब्लू वुमेन ये बुक है साथ। द ब्लू वुमेन अनुकृति उपाध्याय की। किसकी है? अनुकृति याद रख लीजिए बस, अनुकृति उपाध्याय की है, ठीक है? एक मुझे बताओ आप, प्लेस कॉल्ड होम किसकी बुक है? प्लेस कॉल्ड होम,
प्लेस कॉल्ड होम, प्लेस कॉल्ड होम, ये किसकी बुक है? ये आपका प्रीति सिनॉय की बुक है। किसकी है जी? प्रीति सिनॉय, प्रीति सिनॉय की बुक है, प्रीति सिनॉय की बुक है। एक बर्न्ट शुगर आप मुझे बताइए, वो बहुत चर्चित बुक है, बर्न्ट शुगर, बर्न्ट शुगर, ये किसकी बुक है? बर्न्ट शुगर। तो बर्न्ट शुगर आप कहेंगे ये अवनी दोषी की बुक है। किसकी है? अवनी दोषी की बुक है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, सबका आंसर आए, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी बुक है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और दूसरी बतानी है आपको, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसकी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। बहुत बढ़िया, किरण देसाई, किरण देसाई, बहुत सारे आंसर आए। सबसे पहले आंसर आया हमारा रुखसार परवीन का, वेरी गुड। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी है? ये आपका बोलेंगे भी फटाफट से, मैं फिर भूल गया, अभी मेरे बच्चों ने मुझे बताया था, आपका किरण देसाई, किरण देसाई किसकी बोलेंगे? किरण देसाई, किरण देसाई। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किसकी है? अरुंधति रॉय की है। किसकी है? अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय की किताब, अरुंधति रॉय की, बहुत शानदार। नेक्स्ट, संविधान सभा में क्रेडेंशियल समिति का नेतृत्व किसने किया था? क्रेडेंशियल समिति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे क्या? जी भैया जी, बिल्कुल यही थे। टीटी कृष्णाचारी ये नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू जी, इनके पास कौन कौन सी समिति थी? इनके पास थी आपका यूनियन पावर, यानी कि संघ शक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट है संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति। दूसरी समिति की बात करते हैं तो इनके पास थी संघीय, संघीय समिति, क्या बोलेंगे? संघीय समिति। अगर तीसरी समिति की बात करें तो प्रोविंशियल कमेटी जो थी, प्रांतीय समिति, वो भी इनके पास में थी, नेहरू जी के पास में। के एम मुंशी जी के पास में भी कोई समिति थी क्या? हाँ कहेंगे हाँ जी, कार्य संचालन, वर्क स्टीयरिंग जो थी आपका, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, वो के एम मुंशी जी के पास में थी, के एम मुंशी जी के पास में थी। तो आज आप क्या बोलोगे? संविधान सभा को पढ़ लेंगे एक बार। ये अगर साथी आप पढ़ चुके थे तो ये टॉपिक्स वो रहेंगे जिनको आप मुश्किल से 5 से 7 10 मिनट में रिवाइज कर लोगे अच्छे से। बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे सारे लोग आंसर बताओ, सारे लोग बोलो फटाफट से, फटाफट से, सारे लोग बोलेंगे वर्क 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 वर्क। अरे थम्स अप कर दिया करो यार, वो काफी होगा। बोले भैया जरूर पढ़ लेंगे संविधान सभा को, इन समितियों को। मैं कुछ पूछूंगा आपसे, कुछ महत्वपूर्ण और चर्चित पूछेंगे, जैसे कि मुझे आप बताओ फटाफट से, जो आपका अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए, जो अल्पसंख्यक नहीं, सॉरी, अल्पसंख्यक की बात करेंगे, मूल अधिकारों के लिए जो समिति थी वो बताओ पहले। मूल अधिकारों के लिए जो समिति थी, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के लिए जो समिति थी, मूल अधिकारों के लिए, मूल अधिकारों के लिए जो समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? आपका सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। और अल्पसंख्यकों के लिए भी जो समिति थी, उसके भी, माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो थी, उसमें भी आपका सरदार पटेल थे। मुझे एक आप बताओ फटाफट से, संचालन और प्रक्रिया के कौन थे? संचालन और प्रक्रिया के, आपका संचालन और प्रक्रिया समिति जो थी आपका, उसके अध्यक्ष कौन थे? संचालन और प्रक्रिया समिति इसके थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताइए फटाफट से, जो ड्राफ्ट कमेटी थी, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, इसके साथ ही आप मुझे अध्यक्ष बताएं तो कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसीलिए इन्होंने प्रारूप बनाया, इनको संविधान का जनक कहा गया, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, उसमें क्या आप मुझे बताएं फटाफट से? 389 लोग थे। इनमें से 93 सदस्य देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। बोलेंगे भी फटाफट से, फटाफट से। इनमें से 93 सदस्य जो हैं वो आपका देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? बहुत सही है भैया, प्रांतीय के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। नहीं नहीं नहीं, प्रांतीय के नहीं, प्रोविंशियल के नहीं, वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के थे, प्रांतीय संविधान समिति के थे, प्रांतीय संविधान समिति के, ठीक है। अगर प्रांतीय संविधान शब्द लिखेगा तब सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय लिखेगा तो नेहरू जी। इसमें 93 सदस्य देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे, क्या ये सही बात है? बताएंगे भाई, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आप कह रहे हैं बोथ आर करेक्ट, दोनों, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है, केवल दो, केवल दो। एक कह रहे हैं साथी केवल दो, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों ठीक होंगे। एक साथी लिख रहे हैं कुछ रोजर बिन्नी दिखाएं भैया, रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी, सर आपने 1983 में रोजर बिन्नी के 18 विकेट नहीं लिखे। अरे भैया ये भी कोई बात हुई? ऐसे क्या क्या हम नहीं लिख पाएंगे? ऐसे लिखेंगे तो कम से कम हजारों वर्षों तक हमको लगेंगे। इसी परंपरा से अब तक लोग लिख रहे हैं, अब तक लिखना खत्म नहीं हुआ। 18 विकेट ली थी कौशिक 1605, आपका एक अच्छा आंसर है। इसी तरह आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका था, ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है। क्या बोलेंगे? संविधान सभा तो एकदम से ठीक हो गया। क्या बोलेंगे भैया? दोनों ठीक है। मुझे बताओ महिला सदस्य कितनी थी संविधान में? महिला सदस्य कितनी थी? महिला सदस्य कितनी थी? फटाफट से आंसर करेंगे। महिला सदस्य 15 थी। ये 15 जो थी, इनमें सर्वाधिक किस राज्य से थी? सर्वाधिक तो क्या बोलेंगे? यूपी से 5 थी। क्या बोलोगे? यूपी से 5 थी। संविधान सभा के जो साथी आपका स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे आपका? पहले पहले स्थायी अध्यक्ष वो थे आपका कौन? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जो पहले अस्थायी बने थे, 2 दिन के लिए रहे, पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, आपका याद रख लेना। मुझे बताओ जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? कितने उपाध्यक्ष थे ये बता दो। उपाध्यक्ष भैया 2 थे, एक थे आपका HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी थे। और दूसरे जो व्यक्ति थे जो आपका उपाध्यक्ष थे, उनका नाम था VT कृष्णामाचारी। क्या? VT कृष्णामाचारी, VT कृष्णामाचारी।
वीटी कृष्णामाचारी ये दूसरे उपाध्यक्ष थे। मुझे बताओ संविधान सभा के जो आपका सेक्रेटरी थे, सचिव थे, वो कौन थे? तो इसके जो सेक्रेटरी थे वो थे HVR अयंगर। कौन थे? HVR अयंगर इसके पहले सचिव थे। मुझे बताओ संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे आपका BN राव। कौन थे जी साहब? BN राव थे, BN राव थे। और मुख्य प्रारूपकार कौन थे? यानी कि मेन जिन्होंने ड्राफ्ट को बनाया, प्रारूप समिति की बात नहीं कर रहे, अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे संविधान सभा के जो मुख्य प्रारूपकार थे वो कौन थे? मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो मुख्य प्रारूपकार में नाम लिखना SN मुखर्जी का, SN मुखर्जी का लिखेंगे, SN मुखर्जी का। जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा, इसका गठन मुझे बताओ फटाफट कब हुआ था? तो इसका गठन ये हुआ था आपका 6 दिसंबर 1946 को। क्या बोलोगे? 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। ये बात भी आपको याद रख लेनी है। अच्छा, संविधान सभा का यदि मैं आपसे चिन्ह पूछूं कि चिन्ह क्या है, बताओ फटाफट से। व्हाट इज द साइन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा का जो चिन्ह था वो क्या था? तो संविधान सभा का जो चिन्ह था, संविधान सभा का, वो था आपका हाथी। क्या बोलोगे? हाथी भैया इसका चिन्ह था। ठीक है, हाथी आपका चिन्ह था। भारत की संविधान सभा के अच्छे टारगेट में लिख लिया संविधान सभा। ठीक है, बोलेंगे भाई फटाफट से। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान इसने कुल 12 सत्र आयोजित किए गए थे। 12 सत्र, इसमें बैठकें 165 दिनों तक चली। 9 दिसंबर 1947 को संविधान हॉल, जिसको आप संसद का केंद्रीय हॉल कहते हैं, इसमें आयोजित की गई थी। तो इसमें बताना असत्य कौन सा है? असत्य, असत्य। तो असत्य इसमें पहला ही असत्य हो गया। क्या बोलोगे? पहला असत्य हो गया। कितने सत्र हैं आपका? 11 सत्र आयोजित किए गए। बैठकें 165 दिनों तक चली, ये सही है आपका, बैठक 165 दिन तक चली। और पहला सत्र जो है वो 9 दिसंबर 1947 नहीं, 1946 को, 1946 को, ठीक है, क्या बोलोगे? 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। तो यानी कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो केवल 1 और 3 ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, अच्छा, पहली बैठक तो हुई 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक आप मुझे बताएं। संविधान सभा, जो संविधान सभा थी, इसका सबसे पहले विचार बताओ किसने किया था? संविधान सभा का जो सबसे पहले विचार था, सबसे पहले विचार वो किसने किया था? तो आप कहेंगे सबसे पहले विचार किया था 1934 में। किसने? आपका मानवेंद्र नाथ राय ने, MN राय, 1934 में। ठीक है, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, पहली तो 9 दिसंबर को हो गई, दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक हुई थी आपका 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें आपका अध्यक्ष चुने गए थे। एक पंडित नेहरू जो थे, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो लेके आए थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, OR, ये कब पेश हुआ था? ये हुआ था आपका 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन क्या अप्रूव्ड हो गया था तब? स्वीकृति मिल गई थी? नहीं, स्वीकृति इसको मिली है, उद्देश्य प्रस्ताव को, वो स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। मुझे बताओ संविधान सभा के कुल कितने वाचन हुए थे? ठीक है, फटाफट से बताएंगे। रीडिंग्स कितनी हुई थी? बोलेंगे सर डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, होली को आप यहाँ मणिपुर बताए हैं गुरुदेव, क्या कह रहे हैं? होली कहाँ से आ गई भैया? होली कहाँ से आ गई? डोल यात्रा नहीं, मैंने बोला नहीं उसके बाद में, याओसांग है वो, याओसांग की बात हम कर रहे हैं। बोलो भी फटाफट से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारे लोग, हाँ, बंगाल, उड़ीसा, असम सब जगह मनाया जाता है वो। कुछ ऐसे उत्सव हैं साथी जो कई जगह मनाए जाते हैं। तो कितने वाचन हुए थे, कितनी रीडिंग्स हुई थी इसकी? वाचन हुए हैं 3, 1 2 और 3। पहला जो वाचन है, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 1948 में। इसको ऐसे याद रखना, इसकी डेट याद रखना, 15 नवंबर और 14 नवंबर। क्या? 15 नवंबर और 14 नवंबर 1948 से, और ये आपका शुरू हुए थे। तो इसमें से डेट देखना, इतना ही मुझे याद रहता है। 15 नवंबर से ये चला था, शायद आपका अक्टूबर तक चला था, अगले 1949 तक। ठीक है, यानी अगले साल तक, अक्टूबर 1949 तक चला था। और ये 14 नवंबर से शुरू होकर के लास्ट तो सबको पता ही है 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 ये क्या हुआ था आपका? इस दिन हमारा संविधान पारित हुआ था। क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था? पारित हुआ था। मुझे बताओ संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब थी? संविधान सभा की जो लास्ट मीटिंग हुई थी, अंतिम बैठक हुई थी, वो कब हुई थी? अंतिम बैठक आप लोग याद रखेंगे, अंतिम बैठक हुई थी आपका 24 जनवरी 1950 को। और कब लागू हो गया था संविधान? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू भैया जी हो गया था। ओके, आगे आएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा प्रवाहमयी इटैलिक शैली में अंग्रेजी में हस्तलिखित किया गया था, यानी कि अंग्रेजी में लिखा गया था। एकदम सही बात है। और मूल भारतीय संविधान में 1,17,369 शब्द और 251 पृष्ठ थे। एकदम से सही बात है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों के दोनों कथन क्या हैं? सही हैं, दोनों के दोनों कथन। अगर मैं पूछिए तो लिखित हुआ, अगर मैं पूछूं इसको साथी, आपका इसका जो सौंदर्यीकरण है, क्या बोलोगे? सौंदर्यीकरण है वो किसके द्वारा किया गया था? सौंदर्यीकरण किसके द्वारा किया गया? तो क्या बोलेंगे आपको? यानी कि इसको ब्यूटीफाई किसने किया था? ब्यूटीफाई। ठीक है, जो इसका सौंदर्यीकरण है आपका, सौंदर्यीकरण वो किसके द्वारा किया गया है? तो सौंदर्यीकरण जो किया गया है आपका, वो क्या नाम था उनका? यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा तो लिख रहे थे, जो सौंदर्य, नंदलाल बोस। कौन है? नंदलाल बोस थे, नंदलाल बोस। और एक दूसरे व्यक्ति कौन थे इनके साथ में? BR सिन्हा। कौन थे? BR सिन्हा थे। ठीक है, पेंटिंग्स कौन सी लगाई थी इन्होंने? जो पेंटिंग्स लगाई वो दांडी मार्च की हैं। किसकी पेंटिंग्स हैं? दांडी मार्च की पेंटिंग्स है, दांडी मार्च की पेंटिंग्स है। अच्छा, मुझे बताओ जो हिंदी में सुलेखन किया, हिंदी में जो कैलीग्राफी है, हिंदी में जो सुलेखन है, हिंदी में जो कैलीग्राफी की है, वो किसके द्वारा की गई है? तो वो व्यक्ति, उनका नाम है आपका बसंत कृष्ण वैद। हिंदी में किसने लिखा है? सुलेखन बसंत कृष्ण वैद ने इसका सुलेखन किया है।
मुझे बताओ जो संविधान सभा को सजाने वाले सारे कलाकार थे वो किस आपका संस्थान से संबंध रखते हैं? ठीक है, जितने भी कलाकार थे याद रख लेना, तो सज्जित करने वाले जितने भी कलाकार थे ये सब शांति निकेतन से संबंध रखते थे। किसे? ये सब कलाकार जो है वो शांति निकेतन के थे। शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में भैया स्थित है। और शांति निकेतन भारत का कौन सा यूनेस्को स्थल है? बताओ फटाफट से, ये आप सबका आंसर आना चाहिए। शांति निकेतन जो है वो आपका 41वां यूनेस्को साइट है। क्या है? 41वां यूनेस्को साइट है। अभी यूनेस्को साइट कितनी हो चुकी है टोटल? अभी टोटल यूनेस्को साइट कितनी हो चुकी है? अभी पता है ना आपका, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को अभी हाल ही में शामिल किया गया था, तो अभी रिसेंट में कितनी हो चुकी हैं? सब लोगों का आंसर आएगा तभी बढ़ेंगे आगे, नहीं क्लास को अभी बंद कर देंगे तुरंत। बोलेंगे भी फटाफट से, सारे लोग बताएंगे, सारे लोग बताएं फटाफट से। 44 44 44 44 44, बहुत बढ़िया। ये 41वीं थी और 44वीं कौन सी है? 44वीं जो यूनेस्को साइट है, 44वीं यूनेस्को जो साइट है वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, यानी कि मराठा सैनिक परिदृश्य है। मराठा सैनिक परिदृश्य कौन है? मराठा सैनिक परिदृश्य है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये आपका 44वीं यूनेस्को साइट है, 44वीं, ये हम सबको पता होना चाहिए। आगे आएंगे। अरे इतनी कॉमन चीज तो बताने की जरूरत नहीं है ना, कितनी बोलेंगे अभी फटाफट से, सूची है। सर आपने कहा था हिस्ट्री का क्लास लेंगे, क्या कह रहे हैं बच्चू? यार हमारे ऊपर भी थोड़ा सा, मतलब कोई आदमी कुछ कहता है उसको सुना भी तो करो। अभी तो खैर हमारे पास अभी समय नहीं है, 15 दिन, तो 15 दिन इधर उधर की बातें ना करो। ये आपसे पहली रिक्वेस्ट है। दूसरी, अगर हम आपसे कुछ प्रार्थना कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, अपने जीवन में भी उतना कष्ट चल रहा होगा, उतना संघर्ष चल रहा होगा, हम भी कुछ बदलना चाहते होंगे। तो जैसे हमारी तुम्हारे लिए भावनाएं रही हैं इतने वर्षों वर्षों तक, पूरे दिन रात हम डेडिकेशन से रहे, तो थोड़ी सी भावनाएं तो हमारे लिए भी रखा करो। इतने स्वार्थी तो मत बनो यार, है ना, बनना भी नहीं चाहिए। भारत में कौन सी संवैधानिक विशेषताएं ऑस्ट्रेलियाई संविधान से जुड़ी हैं? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में आती है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में। किसमें? आर्टिकल 108 में। ये ली गई है, हाँ जी ली गई है, ये भी ली गई है। मजबूत केंद्र के साथ में जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये कनाडा से लिया गया है। और जो एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये दोनों कहां से लिए गए हैं? ये दोनों कनाडा से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? ये दोनों कनाडा से लिए गए हैं। ठीक है, तो कनाडा से और क्या क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, शक्ति का जो विभाजन है, शक्ति का विभाजन है, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है, राज्यपाल की नियुक्ति। ये 3-4 चीजें एग्जाम में ऐसी हैं जो बार बार पूछी जाती हैं और बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? केवल ए और बी हो गए, तो क्या बन जाएंगे? ए और बी दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों। आपको पता होना चाहिए जो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है, संवर्ती सूची, उसको भी कहां से लिया गया है? संवर्ती सूची को, कॉन्करेंट लिस्ट को कहां से लिया गया है? संवर्ती सूची को भी यहीं से लिया गया है, संवर्ती सूची को। ठीक है, जो हमारी प्रियम्बल है उसकी लैंग्वेज कहां से ली गई है? प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी कहां से ली गई है? वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अब मैं कुछ सोर्स पूछूंगा आपसे, आज आप इसको रिपीट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेज को, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा एक तो मुझे बताओ आप, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये कहां से लिया है हमने? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, क्या बोलेंगे इसको? FPTP, क्या बोलते हैं इसको? FPTP प्रणाली, ये हमने कहां से लिया? तो कहां से लिया है हमने? यूके से लिया, यूके से। और ऐसी क्वेश्चन पूछा था, मार्शल लॉ की जो अवधारणा है वो हमने कहां से लिया? मार्शल लॉ जो सैनिक कानून होता है ये भी हमने यूके से ही लिया है, यानी ब्रिटेन से ही लिया है, ब्रिटेन से। हमने आपका नागरिकता कैसी है हमारे देश में? एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत भी हमने कहां से लिया है? वो भी हमने यूके से लिया है, यूके से। अब आप मुझे बताओ, दो क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, और आपका मौलिक अधिकार की बात करेंगे, यानी फंडामेंटल राइट की बात करेंगे। तो अपना कर्तव्य हमारे साथ कौन निभाता है? USSR, यानी कि आपका रूस निभाता है। मौलिक अधिकारों के अपने अधिकार की बात ज्यादा कौन करता है? USA। तो ये हमने USA से लिए हैं। कहां से लिए हैं? USA से। तो दोस्त जो ब्लू कलर में ये आपका आज टारगेट है, आज आपको संवैधानिक स्रोत एक बार पढ़ लेने हैं। ठीक है, हाथ रखिए अच्छे से, ये याद रखना, ये टारगेट्स भैया ने दिए थे और ये वही टारगेट्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने उनको टारगेट का नाम दिया, टारगेट का। ठीक है, भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया था? तो भारत में जजिया कर का प्रचलन किया मोहम्मद बिन कासिम ने, या बलबन ने किया? बताओ जी, या अलाउद्दीन खिलजी ने किया, या फिरोज तुगलक ने किया? तो भारत में सबसे पहले तो अरब आक्रमण हुआ किस वर्ष, ये सोचिए। तो 711 में अब्दुल्ला और बुदिल असफल रहे थे, हाँ जी भैया। उसके बाद में 712 में कौन आया था? 712 में आया था मोहम्मद बिन कासिम। क्या बोलोगे? मोहम्मद बिन कासिम, ये आपका मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया था। और यही वो व्यक्ति है जिसने भारत पे क्या लगाया? आपका जजिया लगाया था। क्या लगाया था? जजिया लगाया था। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम की अगर बात करें तो जो अरब थे, ये अरब थे, इनके द्वारा, अरबों द्वारा भारत में आक्रमण किया गया 712 में, 712 AD में। तो अरबों द्वारा जो बसाया गया पहला नगर था वो बताओ नाम, अरबों द्वारा बसाया पहला नगर, पहला नगर कौन सा था? पहला पहला नगर कौन सा था? तो पहला नगर था आपका अरबों द्वारा बसाया गया महफूजा। क्या नाम है उसका? महफूजा, उसका नाम था महफूजा। तो अरबों द्वारा जो बसाया गया दूसरा नगर था, उसका नाम क्या था? दूसरा नगर वो था मंसूरा। क्या बोलोगे? मंसूरा, मंसूरा। अरब आक्रमण के बारे में जानकारी किस बुक से मिलती है? फटाफट से बताओ। अरब आक्रमण की जो जानकारी है, अरब आक्रमण, इसके बारे में आपको जानना है। अरब आक्रमण की जानकारी ये किस किताब से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है, अली अहमद एक राइटर थे, उन्होंने लिखी है चचनामा पुस्तक। क्या? चचनामा पुस्तक। राजा दाहिर के पिता का नाम था वैसे चच, जो राजा दाहिर था। तो कौन था जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया था? तो यहाँ 712 में मोहम्मद बिन कासिम का जब आक्रमण हुआ तो शासक कौन था बताइए? कौन था? वर्सेज राजा दाहिर था। तो राजा दाहिर के पिता का नाम है चच, तो उनके लिए लिखा गया है चचनामा। क्या बोलोगे? चचनामा लिखा गया है। तो इस पुस्तक में क्या मिलता है? आपका इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी, जिसको हम गजनवी राजवंश भी कहते हैं, उसका संस्थापक कौन था? अल्पतगीन, महमूद, सुबुक्तगीन, या फिर इस्माइल था? तो अल्पतगीन इस आपका गजनी वंश का संस्थापक है। और याद रख लेना, ये आपका क्या था? किसका गुलाम था? आपका ये, सॉरी, वो
सुबुक्तगीन, सॉरी मैं इसका नाम भूल गया अभी, सुबुक्तगीन। क्या बोलेंगे? अल्पतगीन। अल्पतगीन इसका साथी आपका संस्थापक था, और ये आपका किसका? मोहम्मद गजनवी का पिता था। किसका? गजनवी का पिता था, गजनवी का पिता था, ठीक है। कौन? आपका गजनवी का पिता। और दूसरी चीज याद रख लेना, गजनवी का पिता, और उसका नाम था आपका अल्पतगीन। अल्पतगीन का गुलाम। किसका? अल्पतगीन का गुलाम। ये कौन व्यक्ति है, ये बताएंगे फटाफट से। तो ये व्यक्ति है आपका सुबुक्तगीन, क्योंकि इसने भी भारत पर आक्रमण किया, और इसका भी एक साथी आपका लगभग असफल आक्रमण ही रहा था। लेकिन जो ये महमूद गजनवी है, जब ये भारत आता है, तो गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए बताएंगे? गजनवी के कुल कितने आक्रमण हुए थे? तो गजनवी के कुल आक्रमण हुए थे साथी आपका, कुल आक्रमण जो गजनवी के हुए थे वो हुए थे आपका, गजनवी के कुल आक्रमण भारत पर 17 आक्रमण उसने किए। ये कौन कहता है? इतिहासकार एलियट इस बात को कहता है। और इनमें सबसे प्रमुख आक्रमण जो है वो उसका 16th अटैक है। गजनवी के 17वें आक्रमणों में उसका जो 16वां आक्रमण है, ये आपको भूलना नहीं है। किस वर्ष में हुआ था बताओ, और कहां पर हुआ था? 1025 में हुआ था, सोमनाथ में। वो सोमनाथ की बात कर रहे हैं, जिसको अभी शायद ये 45वां यूनेस्को स्थल भी बनाने की तैयारी में है। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर उसने आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर में, याद रखेंगे कब? सोमनाथ मंदिर में। अंतिम आक्रमण उसका याद रख लेना, अंतिम अंतिम है उसका 1027 का। 1000 का जो सिंधु के जाट थे आपका, उनके खिलाफ उन्होंने किया था, खोकर भी कहते हैं, सिंधु के जाटों के खिलाफ किया था। इन हमलों का जो आक्रमण के बारे में जिक्र है, ये जो पुस्तक बताती है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है आपका तारीख ए यामिनी। क्या बोलोगे? तारीख ए यामिनी। तारीख ए यामिनी किसने लिखी है? फटाफट से लिखेंगे, क्योंकि यामिनी का मतलब जो गजनी वंश था वो यामिनी वंश भी उसको कहा जाता है। तो तारीख ए यामिनी ये लिखी है, इसका जो लेखक है ये है उतबी। उतबी, और बहुत बार पूछा जाता है, मोहम्मद बिन कासिम के समय पर जो लेखक था आपका, सॉरी गजनवी के, महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था? इसका जो कोर्ट हिस्टोरियन था, दरबारी इतिहासकार था, तो दरबारी इतिहासकार इसका कौन था? दरबारी इतिहासकार तो कौन है? उतबी है। अच्छा, एक पुस्तक लिखी गई थी इन्हीं दिनों में आपका, उसको बोलते हैं हम किताबुल हिंद। किसने लिखी है? राइटर बताओ फटाफट से। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? किसके? किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो कौन है? तहकीक हिंद बोल दो या किताबुल हिंद बोल दो। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तहकीक हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो तहकीक हिंद ये अरबी भाषा में लिखी गई है। इसको किताबुल हिंद भी आप कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? किताबुल हिंद भी आप कह सकते हैं। ये किसने लिखी है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। किताबुल हिंद फटाफट से कमेंट सेक्शन में देखूंगा तो आपका आंसर मुझे मिलना चाहिए। क्या बोलेंगे? अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत सही, बहुत सही। अल बरूनी। क्या बोलेंगे? अल बरूनी, अल बरूनी। अभी बताएंगे, 1 मिनट रुको सर, एक बार उसको देखिए, प्रांतीय समिति को देख लेते हैं, क्या प्रांतीय समिति में क्या हुआ। बाद में बताना लास्ट में, है ना, सबसे लास्ट में फिर एक बार रिपीट करेंगे। सुल्तान मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम आक्रमण कब हुआ था? मोहम्मद गोरी का, तो ये जो ऊपर लिखा है मोहम्मद गोरी, अरे थम्स अप करके यार मुझे तक सूचना तो पहुंचा दो मेरे दोस्त की, भैया जी जरूर जरूर जरूर, जो ब्लू कलर में है ये हमारे टारगेट है, इनको हम आज पढ़ेंगे, अरब आक्रमण से लेकर के आपका गजनवी के समय से मोहम्मद गोरी तक हम जरूर पढ़ेंगे। ये एनर्जी मेरे पास तक आपकी पहुंचनी चाहिए, आप चाहे बुक से पढ़ें इनको, कहीं से भी पढ़ें, वो जरूर आप देखें। बोलेंगे फटाफट से, सारे लोग आंसर करें, सबका आना चाहिए। चलो जी, थम्स अप करके बताना मुझे, सुल्तान मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1175 मुल्तान में हुआ था, वर्तमान पाकिस्तान में, 1175 में। 1178 में कहां भिड़ गया था वो? पाटन गुजरात में, जहां पर मैंने बताया था आपको, उसके ऊपर भैया तलवार चल गई थी, जान बचा करके भागना पड़ा था उसको, पाटन गुजरात में। और यहाँ पर कौन थे आपका? इसकी हार हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गई थी? इसकी जीत हो गई थी। और यहाँ पर कौन थे? भीम सेकंड, जो कि चालुक्य वंश के थे। कौन थे? भीम सेकंड, चालुक्य वंश के। और इनकी जो माता जी थी उनका नाम बताओ जरा फटाफट से। इनकी माता जी का क्या नाम था? माता जी का नाम बताएंगे फटाफट से सब लोग, सबका आंसर आना चाहिए। इनकी जो मदर थी, जो इनकी संरक्षिका बनी हुई थी, जिन्होंने आपका बहुत जबरदस्त एक आक्रमण किया, और मैंने बताया था उन्होंने मोहम्मद गोरी के शरीर पर जब तलवार चलाई तो मोहम्मद गोरी फिर बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहा था, ये काम किया था नायिका देवी ने। नायिका देवी इनकी माता थी, उनका याद रखेंगे। तो वो आपका हिडन एक आपका कैरेक्टर है भारतीय इतिहास का, जिनको उतनी जगह नहीं मिलती है। 1178, 1191 में बताओ क्या हुआ था? तराइन प्रथम, तराइन प्रथम, तराइन प्रथम किसने जीता? तराइन प्रथम मोहम्मद गोरी और आपका किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज के बीच में। पृथ्वीराज चौहान जी इसको जीते थे या नहीं जीते थे? आप कहेंगे पृथ्वीराज चौहान जी इसको जीत गए थे। कौन जीते थे? पृथ्वीराज चौहान जी इसको जीते थे, जीते थे, ठीक है, जीते थे। 1192 में कौन हुआ था? तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, तराइन सेकंड। इसमें क्या हो गया था? इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी, मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी, मोहम्मद गोरी जीता था। यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, इन दोनों के मध्य ही ये युद्ध हुए। पहले को आपका मोहम्मद गोरी हार गया था और दूसरे को मोहम्मद गोरी जीत जाता है। इसके बाद में 1194 में कहां का युद्ध हुआ था बताएंगे फटाफट से। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान जी की मौसी के लड़के थे कौन? राजा जयचंद, राजा जयचंद से हुआ, राजा जयचंद से। और इसको भी क्या होता है? इसको भी मोहम्मद गोरी जीत जाता है, जीत जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसने देवी लक्ष्मी के सिक्के जारी कराए थे या नहीं कराए थे? ये बताओ, देवी लक्ष्मी के सिक्के मोहम्मद गोरी ने आपका, आप कहेंगे हाँ भैया, देवी लक्ष्मी के सिक्के उसने जारी कराए थे, और उन सिक्कों को कहा गया है देहलीवाल। क्या कहा गया है? देहलीवाल उन सिक्कों का नाम रखा गया है, ठीक है। सिक्के का क्या नाम था? तो याद रखेंगे देहलीवाल। क्या नाम था इनके द्वारा शुरू कराए गए सिक्कों का? तो देहलीवाल उनके सिक्कों का नाम था। निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी? पदवा नहीं, पदवी, सुल्तान की पदवी प्रदान की थी, बताओ जी कौन व्यक्ति थे? तो सुल्तान की पदवी देने वाले गयासुद्दीन महमूद थे, अलाउद्दीन महमूद, साहबुद्दीन मोहम्मद या ताजुद्दीन यलजौल थे। तो क्या बोलेंगे? गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ये सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक वो दिल्ली का पहला मुस्लिम या तुर्क शासक था, दिल्ली का पहला शासक बना था, दिल्ली का पहला, या आपका पहला मुस्लिम बोल लीजिए, पहला मुस्लिम, या फिर आप तुर्क कहिए, एक ही बात होगी, मुस्लिम या तुर्क शासक ये थे, आपका तुर्क शासक थे, तुर्क शासक, ठीक है। अगर मैं बोलूं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? आपका मोहम्मद गोरी के गुलाम। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अन्य नाम बताओ, किस किस नाम से जानते हैं आप कुतुबुद्दीन ऐबक को? अन्य नाम बोलो। तो अन्य नाम आप कहेंगे भैया हातिम,
हातिम सेकंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपका लाख बख्श के नाम से, पीख बख्श के नाम से, लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला, पील बख्श मतलब हाथियों का दान करने वाला, पील बख्श इसी को कहा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक के जो निर्माण कार्य हैं, क्या क्या बनवाया बताएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो निर्माण कराया है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यूं तो आप जानते ही हो गुलाम वंश का संस्थापक है, 1206 से 1210 तक रहा था, गुलाम वंश का संस्थापक है। पोलो खेलते समय 1210 में घोड़े से गिर के इसकी मौत हो गई थी। निर्माण इसने कराया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इसका कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, कुव्वतुल इस्लाम का, ठीक है। कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाई कुतुब मीनार, बताओ फटाफट से। कुतुब मीनार मियाँ क्या बोलोगे, कुतुब मीनार कौन थे आपका, बख्तियार काकी जिनके शिष्य थे उनकी याद में बनवाई कुतुब मीनार आपका। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, फटाफट से बोलो अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले तो संस्कृत का एक महाविद्यालय हुआ करता था, लेकिन अभी क्या इसको बना दिया गया, 60 घंटे में मस्जिद में बदल दिया गया। अजमेर में है ये, कहाँ पर है, अजमेर में। कुव्वतुल इस्लाम ये तो सब आप जानते हैं, ये कहाँ पर है, अजमेर में है, ठीक है। मुझे बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दरबारी कवि था वो कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दरबारी कवि है वो कौन था, तो वो है हसन निजामी, क्या बोलोगे, हसन निजामी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ पर था, इसका टॉम, तो मकबरा है क्या बोलेंगे, इसके बाद के शासक इल्तुतमिश ने बनवाया था, लाहौर में है, कहाँ पर है, लाहौर में वो आपका स्थित है, लाहौर में। अब आप जानते हो दिल्ली की सल्तनत पर कुल कितने वंश हुए थे, जरा फटाफट से रिवाइज करिए। याद हो तो बच्चे अपने ऊपर ऐसे बहुत प्राउड नहीं करना, ये चीजें तो मुझे याद है, अच्छी बात है, ठीक है। रिपीट करना बहुत जरूरी है। तो दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश हुए थे, बोलो फटाफट से। दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश हुए थे, तो दिल्ली सल्तनत पर पहला गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। गुलाम कब से कब तक थे, बोलो फटाफट से। गुलाम कब से कब तक थे, खिलजी कब से कब तक थे, सबसे कम समय तक कौन रहे, सबसे ज्यादा समय तक कौन रहे, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले कौन थे, सबसे आखिरी कौन थे दिल्ली सल्तनत में, और कितने कितने वर्षों तक रहे थे। तो क्या बोलोगे, गुलाम रहे आपका 1206 से 1290, कितने वर्ष हो गए टोटल, गिनते चलो। खिलजी रहे 1290 से 1320, कुल 30 वर्ष, सबसे कम यही रहे। तुगलक रहे 1320 से 1414, सबसे ज्यादा ये रहे। सैयद रहे 1414 से 1451, 1451। लोधी रहे 1451 से 1526, 1526, ठीक है। तो यहाँ पर गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है, नाम बताओ कौन है आपका। गुलाम वंश का संस्थापक था ऐबक, कौन है, फाउंडर, ये है आपका फाउंडर यानी कि संस्थापक। खिलजी की बात करें तो यहाँ कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था, कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक की यदि बात हम करते हैं, तुगलक कौन था आपको बोलेंगे यहाँ पर, भैया यहाँ पर था गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी। अगर हम सैयद वंश की बात करें तो यहाँ पर खिजिर खां था आपका, खिजिर खां। और 1451 यहाँ पर कौन था आपका, बहलोल लोधी था, कौन था, बहलोल लोधी का सबसे लंबा शासनकाल है पूरे दिल्ली सल्तनत में, याद रखना। तो क्या बोलेंगे कितना है बहलोल लोधी, 1451 से 1489 तक गद्दी पर रहा था बहलोल लोधी, यानी 38 वर्षों का सबसे बड़ा शासन पूरी दिल्ली में किसका है, वो बहलोल लोधी का है। तो क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा शासनकाल, याद है ये दोस्त बात, सबसे बड़ा शासनकाल। अब जो बच्चा बता देगा इस क्वेश्चन को मेरे को, वो टॉपर बनने की लिस्ट में होगा। कौन सा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दूसरा सबसे बड़ा शासनकाल किस राजा का था, बताएंगे, किस शासक का दूसरा सबसे बड़ा शासनकाल। अभी सबसे बड़ा तो बहलोल लोधी का हो गया, दूसरा सबसे बड़ा जो बता दे वो टॉपर लिस्ट में आएगा। खुद महसूस करना और आगे बताना, भैया ये मैंने बताया था और मैं आया, बोलेंगे आंसर आना चाहिए। बहुत सारे साथियों का आया आंसर। फिरोज तुगलक सबसे पहले, मान्या का ऊपर दिखाओ नाम, क्या नाम है, मान्य या माना, फिरोज तुगलक लिखा था जिन्होंने, तुमने खो दिया यार, खो दिया तुमने। फिरोज शाह तुगलक ये नहीं रहा ऊपर, तो नीचे थोड़ा, ये माया शर्मा 5260, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो फिरोज तुगलक कब बैठा था, ये आपका तुगलक वंश है, इसमें गयासुद्दीन तुगलक कब रहा था, 1320 से 25 गयासुद्दीन तुगलक रहा था। फिर आपका 1325 से 51 कौन रहा था, 1325 से 51 वो रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। और 1351 से 1388 कौन रहा था यहाँ पर, फिरोज शाह तुगलक रहा था, FST फिरोज शाह तुगलक। तो कितने वर्ष, ये भी 37 वर्ष रहा है। यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक रहा था, यहाँ आपका कौन रहा है, गयासुद्दीन तुगलक रहा है। गयासुद्दीन तुगलक को तो आपका हुनूस दिल्ली दुरुस्त के निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि उन्होंने इसकी जान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निकलवा दी। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति। इसके दरबार में इब्न बतूता कब आया था, बताना जरा। इब्न बतूता इसके टाइम पर कब आया था, इब्न बतूता कहाँ से आया था, इब्न बतूता दिल्ली पुलिस 2020 पहले सेट पहले दिन का पहला क्वेश्चन था, इब्न बतूता 1333 में, क्या बोलोगे, 1333 में आया था मूर देश से, कहाँ से, मूर देश अर्थात मोरक्को से आया था, मोरक्को से ये आया था। इसको दिल्ली का काजी बना दिया गया था। और चाइना किस वर्ष भेजा था इसको बताओ, चीन किस वर्ष भेजा था, ये दूसरा कठिन क्वेश्चन है हमारा आज का, फटाफट से आंसर आए। चीन किस वर्ष भेजा था इसको, तो 1333 में आया था। 1342 में कहाँ भेजा था, चाइना भेजा था, चाइना। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को कैसा कपड़ा पहनना पड़ता था, तो कपड़ा कैसा पहनना पड़ता था, न्याय के लिए, याद है जो सर रजिया सुल्तान ने पहना था। लॉजिक लगाइए, रजिया सुल्तान भीड़ के सामने किस रंग के कपड़े पहन के गई थी जब लोगों ने, क्या बोलेंगे, बोलेंगे भाई फटाफट से, सारे लोग बताएंगे फटाफट से, कौन से कलर का कपड़ा, तो क्या बोलेंगे भैया लाल वस्त्र पहन के जाते थे, लाल वस्त्र, ठीक है। और इल्तुतमिश की बात करें कब से आया, 1211 से 1236 तक आया। और ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, क्या है ये, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, ठीक है, वास्तविक संस्थापक है। तो आज आपको इल्तुतमिश तक का पढ़ना है, वास्तविक संस्थापक पढ़ लेंगे ना, ये बार बार नहीं बोलना पड़े, आज बोलेंगे कल से बोलना बंद कर देंगे। आज जो इसकी हैबिट बना लेगा उसको हैबिट होगी, उसको फायदे इसके अपने आप पता चलेंगे। जो हैबिट नहीं बनाएंगे आज ही, जिनको ये रहेगा नहीं अपने तरीके से पढ़ते रहेंगे तो बेस्ट तरीका, तो आप उसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे तरीके को फॉलो करेंगे मैं बताता हूँ कि उनको बहुत फायदा पहुंचने वाला है, ये बात लिख लेना। क्या बोलेंगे, लाल वस्त्र। अब यहाँ पर मुझे फटाफट से बताओ, इल्तुतमिश के जो दरबारी इतिहासकार, इल्तुतमिश के जो दरबारी इतिहासकार है वो कौन है, दरबारी इतिहासकार यानी कि कोर्ट हिस्टोरियन कौन था उसका, तो कोर्ट हिस्टोरियन है उसका मिनहाज उस सिराज, कौन बोलोगे, मिनहाज उस सिराज, जिसने कहा था कि जिसने कहा था रजिया अगर स्त्री ना होती ना तो उसका नाम भी हिंदुस्तान के बड़े बादशाहों में लिया जाता। ये कौन है, ये मिनहाज उस सिराज है। इसने किताब लिखी है, क्या नाम है उस किताब का, नाम है तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी बुक को इन्होंने लिखा है, तबकात ए नासिरी।
अब इल्तुतमिश की कुछ उपलब्धियां आप मुझे बताओ फटाफट से, इल्तुतमिश ने क्या क्या किया था। इल्तुतमिश की अगर हम बात करते हैं, इसने तुर्क चहलगानी का गठन किया। तुर्क चहलगानी कोई एक विशेषता इसकी सोचो आप। तुर्क चहलगानी, एकता प्रथा किसने शुरू की थी? एकता प्रथा इसी ने शुरू की थी, एकता प्रथा, ठीक है। इसने अपने बच्चे का उसका वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया इसने, तो इसीलिए इसको मकबरा शैली का जनक भी कहा जाता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा अपने बेटे महमूद की याद में इसने दिल्ली में बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ पर है? ये आपका दिल्ली में है, दिल्ली में। और ये भारत का पहला मकबरा है, ये भी बात याद रखना, भारत का पहला मकबरा, इसीलिए इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का पहला मकबरा है, पहला मकबरा है, ठीक है, याद रखना। इसने जो करेंसी चलाई थी भारत में वो कौन कौन सी थी? एक तो थी टंका। टंका किस चीज की बनी हुई थी? चांदी की, सिल्वर की बनी हुई थी। और आपका जो जीतल थी वो किसकी बनी हुई थी? वो कॉपर की बनी हुई थी। वो तांबे की बनी हुई थी, तांबे की बनी हुई थी। मुझे बताओ, इल्तुतमिश के समय एक मंगोल आक्रमण हुआ था, जलालुद्दीन मकबरनी जो भारत भाग के आ गया था, उसके पीछे पीछे चंगेज खान आ रहा था। तो मुझे बताओ ये फटाफट से, इल्तुतमिश के समय 1221 में क्या हुआ था? 1221 में मंगोल आक्रमण, जिसको इसने विफल कर दिया था, ठीक है, अपनी चालाकी से, मंगोल आक्रमण। चंगेज खान के बारे में जानते हो फटाफट से? जैसे क्वेश्चन था जब मैं बताता था चंगेज खान अपने बढ़ोतरी करता आ रहा था, तो चंगेज खान एक क्वेश्चन पूछा था, ट्रांसक्सियाना क्षेत्र जो ईरान वाला क्षेत्र उसने 1219 में जीत लिया था। एक क्वेश्चन पूछा था, चंगेज खान की डेथ कब हुई थी? बताओ कौन बताएगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, चंगेज खान की डेथ किस वर्ष हुई थी? तो इसके शासनकाल के दौर की बात है वैसे, तो ये हमको पता होना चाहिए। भारत की भौगोलिक अवस्थिति आप पढ़ोगे, कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन सी रेखाएं कहाँ से निकलती हैं, ये सब हम सब लोगों को पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। बोलेंगे भारत अवस्थित है। पहली बार इस एसएससी चैनल पर 50,000 से ज्यादा आप लोग इस कक्षा को देख रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद उतने प्यार के लिए, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए अपना प्यार विशेष रहा है, पिछली लगभग 4 भर्तियों के लिए हमने पढ़ाया, उससे पहले ऑफलाइन भी पढ़ाया, हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे। उम्मीद करूंगा आप भी इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि पिछले कई महीनों से आप लगातार तैयारी कर रहे थे बैच के माध्यम से। यकीन 1.0, यकीन 2.0 में आप रिवीजन कर रहे थे बहुत सारा, ठीक है। नायक बैच से बहुत सारे साथियों ने पढ़ा होगा, उसके अलावा भी आपने कहीं से पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस से, बुक से, तो आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। और वो मेहनत को अब आप लोग, ये डरना मत कोई भी एग्जाम से कि भैया परीक्षा आ चुकी है तो अब डरना है। तो आप उस ब्रेव की तरह कि हमने युद्ध स्थल के लिए तैयारी की थी, अब हमको डरना नहीं है, और युद्ध स्थल में हम अपने कौशल को दिखाएंगे। अब वो बारी आ चुकी है, तो वो एक अंदर एनर्जी आनी चाहिए कि हाँ यार हम पढ़ इसीलिए तो रहे थे। कई साथी क्या करते हैं, वो ये सोच रहे थे पेपर आ गया, पेपर आ गया, क्या करूँ क्या करूँ, तो वो एग्जाम हॉल में जाकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर अगर आप ये सोचोगे तो आपको क्या सोचना है हर रोज कि हाँ यार इसी के लिए तो पढ़ रहे थे, अगर अच्छा कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देंगे। तो वो एक एनर्जी यदि आपके ऊपर रहेगी तो आप हॉल में डिस्टर्ब नहीं होंगे, नहीं तो अच्छे बच्चे का पेपर बिगड़ जाता है। तो आज से इस माहौल में आप रहेंगे, थम्स अप करिए, हाँ भैया हम परफॉर्म करके आएंगे, अच्छा जैसे भी होगा वैसे करके आएंगे, ओके। तो भारत अवस्थित कहां पर है? तो भारत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। तो ये तो इसके नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स हैं। और आपका इधर आपका ईस्ट की तरफ देशांतर में जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 68 डिग्री से 97 डिग्री, ये आपका साथी लॉन्गिट्यूड्स है। एकदम से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत आप सबको पता होना चाहिए, आकृति कैसी है हमारी? चतुष्कोणीय है, उत्तरी गोलार्ध में हम स्थित है। तो ये टॉपिक आज आप पढ़ोगे, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशंस, क्योंकि ये सब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपका। जैसे ये आंसर करो फटाफट से। भारत का सुदूरस्थ जो आपका दक्षिणी बिंदु है, तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु कौन सा है बताओ फटाफट से? उत्तरी वो है आपका कहां पर होगा? उत्तरी हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल, यानी कि लद्दाख में होगा, तो इंदिरा कॉल हो जाएगा उत्तरी, यानी कि नॉर्दर्न। पूर्वी बताना, जो साथी आपका ईस्टर्न होगा, तो पूर्वी बिंदु कौन सा होगा? वो किबीथू होगा। कौन सा होगा? किबीथू होगा। किबीथू कहां पर है आपका? अरुणाचल में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है आपका किबीथू। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगर मैं आपसे पूछूं पश्चिमी कहां पर होगा? पश्चिमी, तो पश्चिमी की अगर हम बात करते हैं तो वो गुहार मोती है। कहां पर है? गुहार मोती, आपका गुहार मोती वो आपका साथी कहां पर होगा? गुजरात में हो जाएगा। कहां पर होगा? गुजरात में होगा, गुजरात में होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे इंदिरा पॉइंट ये कहां पर है, तो ये अंडमान और निकोबार में। कहां पर है? अंडमान और निकोबार में। तो ये कॉमन पॉइंट्स हैं। ये सब कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, जीएमटी और हमारे बीच में कितना अंतर है, ये कॉमन पॉइंट्स में उम्मीद आपसे करूंगा कि ये सब आप परीक्षा के चरम पे पहुंच चुके हैं, ये आप जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? ग्रीनविच, तो जितने भी रेखाएं हैं उनसे संबंधित आप आज रिवीजन एक बार करेंगे। रोहतक, अवंती, उज्जैन और कुरुक्षेत्र, किसको कहा जाता है भैया? उज्जैन को कहा जाता है ग्रीनविच, ठीक है। और जीएमटी से कितना आगे है? हम बोलेंगे जीएमटी से जो साथी इंडिया है वो कितना आगे है, तो आप बोलेंगे भैया 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे, 5.5 घंटे हम आगे हैं इससे, 5.5 घंटे। जो हमारे यहाँ पर आपका एक देशांतर जो लॉन्गिट्यूड है वो कितनी देर का होता है? सब जगह एक देशांतर होता है आपका 4 मिनट का, 4 मिनट का। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया की हम बात करते हैं 82.5 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट पर जो हमारा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, जो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या बोलते हैं उसको? प्रधान मध्याह्न रेखा उसको हम कहते हैं। और प्रधान मध्याह्न रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो इंडिया का टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय जो साथी आपका प्रधान मध्याह्न रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से, 5 राज्यों से। क्या बोलते हैं उसको? यूपी में छाता उड़ा। क्या बोलते हैं उसको? यूपी में नहीं, यूपी में नहीं, छाती में, सॉरी, यूपी में नहीं, वो अरे यार कुछ बनती थी ना उसकी ट्रिक, में भूल गया अभी। पहला आंधी में, आंधी में क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश से बनती है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसको बोलते थे आंधी में छाता उड़ा। आंधी में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से फिर आपका मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश आता था, और फिर आता है उसमें उड़ीसा। तो आंधी में क्या बोलते थे? आंधी में छाता उड़ा, आंधी में छाता, छाता छत्तीसगढ़ हो जाता था, उड़ा, ठीक है, आंधी में। तो क्या बोलेंगे? 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम बोल समझते हैं ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे बड़ा देखना है आपको। तो जो सबसे बड़ा होगा वो कौन सा है आपका?
क्षेत्रीय आकार, आकार के हिसाब से लगाना, तो आकार के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा इसमें से? राजस्थान सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, फिर आपका महाराष्ट्र है और फिर यूपी, यूपी चौथे पर आता है, उत्तर प्रदेश। तो क्या बोलेंगे? ये ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अच्छा मुझे बताओ आकार की दृष्टि में पांचवा राज्य कौन सा है? कौन बता सकता है बच्चा? भाई पांचवा राज्य कौन सा? पहला तो हो गया आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर यूपी हो गया। पांचवा राज्य कौन बताएगा? तो पांचवा राज्य होगा आपका गुजरात, गुजरात। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें, पॉपुलेशन की दृष्टि से, पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या के आधार पर हम बात करें, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या सबसे ज्यादा है आपका यूपी में, फिर महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है, फिर आपका वेस्ट बंगाल में है, और वेस्ट बंगाल के बाद में आपका एमपी में है। पॉपुलेशन की बात यदि हम करें, सबसे कम कहां पर है? सबसे कम जनसंख्या बताओ भैया, सबसे कम जो पॉपुलेशन है, सबसे कम कहां पर है? वो आपका सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में सबसे कम है। सिक्किम के बाद में फिर दूसरा नंबर आता है आपका मिजोरम का, मिजोरम का, ठीक है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है बताओगे फटाफट से? क्षेत्रफल सबसे कम किसका है? दो बता दो, कोई दो। क्षेत्रफल सबसे कम, दूसरा सबसे कम बताओ तुम। पहला तो सब याद रखते हैं, क्षेत्रफल सबसे कम जो है 3702 किलोमीटर आता है आपका गोवा का, ठीक है। कौन सा है? आपका गोवा आता है भाई, क्षेत्रफल में सबसे कम होता है वो। और गोवा के बाद में आपका सिक्किम आ जाता है। क्या आ जाता है? सिक्किम आ जाता है, सिक्किम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके क्षेत्रफल पूछे जाते हैं। इसका 3702 है और इसका है 7096 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। दोनों के पूछे जाते हैं। गोवा का तो मतलब सैकड़ों बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटा है तो कितना क्षेत्रफल होगा। अब जैसे राजस्थान है सबसे बड़ा है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कौन बताएगा फटाफट से? राजस्थान का 3,42,239 है। कितना है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। क्योंकि जो सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा हो, ये हमको पता ही होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि अब ये तो बात हुई स्टेट की, राज्यों की। अगर मैं आपसे पूछूं यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल बताओ केंद्र शासित प्रदेशों में। तो आप कहेंगे भैया केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप तो छोटा हो गया, सबसे बड़ा लद्दाख, लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेशों में मैं पूछ लूं सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, जनसंख्या घनत्व, तो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के कॉमन क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? आज इंडिया की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज से संबंधित आपको एक बार सीमावर्ती देश को पढ़ना है। ये 5-5, 10-10 मिनट्स का टॉपिक है। देखो एक अच्छा छात्र वो है, आपके एग्जाम में जीएस कितनी आएगी? 50% आएगी कि नहीं आएगी? अब आप आज भी अंतिम दिनों में अगर 4 घंटे मैथ पढ़ रहे हो और जीएस आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो स्कोर क्या मैथ में अच्छा आएगा ना? हाँ। तो हमेशा मैं आपको गाइड करता रहा हूँ। टॉपिक्स के लिए मैं आपको पहले ही गाइड कर चुका था, आपको याद होगा लास्ट दिसंबर 2024 में मैंने वीडियो बनाई थी, 24 दिसंबर 2024 में, 24 नहीं 28 को बनाई थी, 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 2024 की वीडियो थी, उसमें मैंने टॉपिक्स के लिए गाइड किया था लास्ट ईयर, दिल्ली पुलिस के लिए ये पढ़ना अगले साल तक, ठीक है। लास्ट दिसंबर में बनाई थी। बोलो जी, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्या बोलते हैं इस लाइन को? इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और भारत और चीन के बीच में जो उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या LAC भी उसको कहते हैं, जो कि शिमला समझौता हुआ था 1972, उसके बाद उसको क्या कर देंगे? पक्का कर लिया गया था। अच्छा मुझे बताओ भारत और चीन के बीच में कौन सी है? मैकमोहन है। कौन सी है? मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन कौन सी है? इनके बीच में जो लाइन है वो है 38 डिग्री। कौन सी? 38 डिग्री। यूएसए और कनाडा के बीच में वो है 49 डिग्री, 49 डिग्री। हिंडनबर्ग बताओ आप मुझे किस किस के बीच में? हिंडनबर्ग लाइन जो है वो किस किस के बीच में है? हिंडनबर्ग ये आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। किस किस के बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी लाइन है, ठीक है। दूसरी आप मुझे बताओ फटाफट से, मैन रहीम किस किस के बीच में है? मैन रहीम है आपका रूस और फिनलैंड के बीच में। किसके? रूस और फिनलैंड के बीच में, रूस और फिनलैंड के बीच में। तीसरा 17वीं समानांतर रेखा, 17वीं समानांतर रेखा वो है साथी आपका उत्तर वियतनाम और साथी आपका दक्षिण वियतनाम। आंसर कर पा रहे हो ना आप लोग? थम्स अप करके बताओ ताकि मुझे भी पता चले कि यार हाँ जबरदस्त आप पढ़े थे। 31वीं जो समानांतर रेखा, 31वीं जो पैरेलल लाइन है वो किस किस के बीच में? समानांतर रेखा 31वीं समानांतर, ये आपका इराक और ईरान के बीच में। किसके? इराक और ईरान के बीच में, इराक और ईरान के। 8 डिग्री चैनल बताओ किस किस के बीच में? 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में? 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय, ये बहुत पूछा जाता है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री चैनल बताओ किस किस के बीच में? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। किसके? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। 10 डिग्री की बात करेंगे, 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में? वो अंडमान और निकोबार के बीच में। किसके? अंडमान और निकोबार के बीच में, अंडमान और निकोबार। ये कहाँ गया? मक्खी आ गई क्या कोई क्लास में? बोर्ड कैसे गायब हो रहा है? अंडमान और निकोबार के बीच में। किसके बीच में है बॉस? अंडमान और निकोबार के बीच में, अंडमान और निकोबार के। 11 डिग्री बताओ, 11 डिग्री किस किस के बीच में? वो अमीनी द्वीप और कन्नूर के बीच में है। किसके बीच में? अमीनी द्वीप और कन्नौर के बीच में है, ठीक है बॉस। अमीनी द्वीप और कन्नौर के बीच में, ठीक है। अमीनी द्वीप और कन्नौर के बीच में है। आगे आएंगे, नेक्स्ट है। देखिए ये भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जलीय सीमा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए किस राज्य की कितनी सीमा लगती है। तो सबसे कम सीमा किसकी लगती है? वो गोवा की लगती है। किसकी? गोवा की लगती है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश पूछ लेगा तो पुडुचेरी हम कह देंगे। अगर राज्यों में पूछ लेगा तो किसको कह देंगे हम? गुजरात को कह देंगे, सबसे ज्यादा सीमा उसकी लगती है। ये पीडीएफ में मिल जाएगा आपको भैया, वो पिन कर देना टेलीग्राम चैनल है ना शुभम भाई, तो उसमें क्या है फिर ये पीडीएफ आप लिखवा देना किसी से। अच्छा ये बताओ जो पीडीएफ चाहिए आपको, ये ऐसी बोर्ड पीडीएफ ही डलवा देना, उससे पता रहेगा मैंने कहाँ पर क्या लिखा है। बोर्ड पीडीएफ ही डलवा देना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बोर्ड पीडीएफ से? क्योंकि आप अगर क्लास में रहेंगे तो आराम से लिंक अप कर जाओगे उससे। बोर्ड पीडीएफ ये डलवाने का फायदा ये है कि आपको ये टॉपिक पता चल जाएंगे कि ब्लू कलर में, क्योंकि हाथ से लिखेंगे तो फिर कलर नहीं हो पाएगा। तो आपको पता रहेगा ब्लू कलर में भैया ने कौन से टॉपिक हमें दिए थे आज रिवाइज करने के लिए, तो आपको अलग से लिखना भी नहीं पड़ेगा। आप पीडीएफ खोलोगे, ये देखोगे अच्छा ये टॉपिक हमको रिवाइज करने थे, ठीक रहेगा ना? ठीक है बॉस, ओके, यू आर द किंग।
ये क्या है? भारत के पड़ोसी देश और भारत के राज्यों से लगने वाली सीमा। ये आप जानते ही हो, बचपन में एमबीए कर ली। क्या बोलोगे? बचपन में एमबीए। तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, फिर चाइना। इनके किलोमीटर याद रखना, किलोमीटर। अब एसएससी क्योंकि एक टॉपिक दे रखा है भारत के पड़ोसी जो देश है वहां से क्वेश्चन, तो ये किलोमीटर में भी ये पूछी जाती है। कौन सा राज्य सीमा नहीं लगाता ये भी पूछा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या मतलब होता है? एक मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या मतलब है? मिक्स्ड इकोनॉमी, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी को हम क्या? आधुनिक और परंपरागत क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यानी कि को एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेक्टर्स, ये पूछा गया है। तो आप कहेंगे हाँ भैया यही मतलब है इसका, एकदम से सही है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को मिला दिया जाए, एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसके बारे में जो आपका मतलब धारणाएं दी थी, इसके जो जनक है वो किनको कहा जाता है? तो इनके जनक हैं आपका जे.एम. कीन्स। इनको हम क्या बोलते थे? जे.एम. कीन्स। जे.एम. कीन्स कहा जाता है उनको, यानी कि जॉन मेनार्ड कीन्स है वो। उनकी बुक है हाउ, इनकी बुक का नाम है, इनकी जो किताब है, इनकी बुक का नाम है हाउ टू पे फॉर वॉर। हाउ टू पे फॉर वॉर। हाउ टू पे फॉर वॉर, ये किसकी बुक है? जे कीन्स की बात है। अच्छा, मुझे कोई एक उदाहरण आप बता सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? इसके उदाहरण बताएंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी के जो साथी आपका, ये अलग से लिख देते हैं हम आपके, ठीक है। जैसे कि एक होती है आपका मिक्स्ड, यानी कि इसमें क्या हो गया आपका? पूंजीवादी और आपका पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण हो गया। तो मिक्स्ड में कौन कौन से हैं? इंडिया अच्छा उदाहरण है, इंडिया और नॉर्वे इसके अच्छे उदाहरण कहे जाते हैं। स्वीडन भी इसका एक उदाहरण है, स्वीडन भी। अच्छा, जो दुनिया में आपका जो आपका साथी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके उदाहरण बताइए। पूंजीवादी के कौन कौन से? यूएसए है, ब्रिटेन है और आपका फ्रांस है। यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस ये पूंजीवादी के अधीन माने जाते हैं। समाजवादी की अगर बात करें, समाजवादी बोलो, समाजवादी की बात करें तो चीन, वियतनाम है। कौन है? चीन है, वियतनाम है, चीन वियतनाम है आपका, और नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, आगे आएंगे नेक्स्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोलेंगे भी फटाफट से। सर क्वेश्चन नंबर 20 में एमपी लिख गया है, क्या लिख गया है एमपी 2 बार? क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसा कुछ हो गया है। कहां पर हुआ बताएंगे? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और आपका उत्तर प्रदेश आएगा। यूपी में 5 राज्य आते थे ना इसमें, मुझे कंफ्यूजन क्यों हुआ? 2 राज्य क्यों लिख दिए मैंने? 5 राज्य आते थे इसमें, 5 राज्य एक बार चेक करेंगे सारे साथी, मुझे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। इसमें बोलते थे छत्तीसगढ़ आंधी में उड़ी, ठीक है ना? डन 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 डन, ठीक है। अच्छा, यूपी एक बार आता है, ये कहना चाह रहे थे आप, बहुत शानदार। आगे आएंगे, नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर। देखिए ऐसा हो सकता है, देखो मैं हमेशा से इस बात को कहता हूँ कि भैया मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। अगर कोई छिट्टू पुट्टू कोई ऐसी एरर होती है तो उसके लिए मुझे माफ करना। उम्मीद करूंगा आप मुझे याद भी दिला देंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम देख के बाद में हमको पता चलेगा, अगली क्लास में मैं बता देंगे। पिछली क्लास में वो नोट्स था, उसको इस तरह से आप ठीक कर लेना, ठीक है भैया? तो ऐसा नहीं है कि मतलब रोबोट मत समझना मुझे तो आगे आएंगे। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। होटल और रेस्टोरेंट ये तीसरे से मतलब कि जो आपका सर्विस सेक्टर है उसका हिस्सा है, तृतीय क्षेत्र का। खनन और उत्खनन तृतीय क्षेत्र में आते हैं क्या? और विद्युत उत्पादन क्या प्राथमिक क्षेत्र में आता है? तो क्या बोलेंगे, कौन सा एक क्या बता रहा है सही होगा? तो होटल ये थर्ड में आते हैं। खनन ये किस में आता है? खनन ये फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट में, तृतीय का नहीं हो सकता। विद्युत उत्पादन किस में होता है? ये सेकंड में आता है, सेकंड में आता है। अच्छा मुझे बताओ फटाफट से, फर्स्ट में कौन कौन आते हैं? पहले में आपका खेती से संबंधित जो चीजें हैं, यानी कृषि है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, फॉरेस्ट्री है, वानिकी है, पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री है। कौन है? पशुपालन है आपका, फिशिंग है, मत्स्य पालन है आपका, क्या है? मत्स्य पालन है, ठीक है, पशुपालन, ये सब इसमें आ जाता है। सेकंड में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग आती है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? विनिर्माण होता है, विनिर्माण यानी कि जो सामान बनता है आपका, उद्योग हो गया, जितना भी खाद्य प्रसंस्करण हो गया, ठीक है। और थर्ड में क्या आता है आपका? थर्ड में आता है सर्विस, जैसे कि बिजनेस हो गया जो भी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट अर्थात परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गई, बैंकिंग कौन से सेक्टर में आएगा? ये पूछा जाएगा सेक्टर किसी ना किसी शिफ्ट में। शिक्षा हो गया आपका, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, टूरिज्म हो गया, यानी कि टूरिज्म को क्या बोलते हैं? पर्यटन, पर्यटन हो गया आपका, बीमा हो गया, बीमा हो गया, ये इंश्योरेंस, ये सब किसमें आते हैं? ये थर्ड सेक्टर में आएंगे। किसमें आएंगे? थर्ड सेक्टर में आते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? केवल एक ठीक हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं और उसके महत्व के साथ में सुमेलित कीजिए। एक हमारा टॉपिक रहेगा पंचवर्षीय योजना, बिना पढ़े जाना नहीं है। इस क्लास को 15 दिन की क्लास को, आप जानते हैं 15 दिन क्लास कोई जादू नहीं कर सकती कि आपके स्कोर को 20 से 50 पहुंचा दे, 20 से 40 पहुंचा दे, 20 से 35, ऐसा जादू कहीं नहीं होता है। उतना अवेयर आपको होना पड़ेगा, उतना अच्छा स्टूडेंट आपको होना पड़ेगा। आपको ये देखना क्लासेस के माध्यम से क्वेश्चन का पैटर्न ये है, और साथ में हमको टारगेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। पैटर्न समझना है, प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ से देखना क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये आपके क्या बोलते हैं उसको, जुनून को बढ़ाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं को उसके महत्व के साथ में सुमेलित कीजिए, और आपको रोज का स्कोर भी लिखना है। 30 में से कितना स्कोर आप कर रहे हैं, 30 में से कितना स्कोर आपका होगा, 30 क्वेश्चन में से कितने कर पा रहे हैं वो देखना है, ठीक है, बताएंगे। तो पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में एकदम से ठीक है। 7वीं में भोजन कार्य उत्पादकता एकदम से ठीक है, 7th में। 6ठी में आपका औद्योगिक विकास को दिया गया, तो ABC एकदम से ठीक है। ऑप्शन ए ही इसका हो गया, ऑप्शन ए हो गया। मुझे बताओ पंचवर्षीय योजनाओं के जो जनक है भारत में, कौन जनक है?
5 ईयर प्लान को FYP लिख लें। 5 ईयर प्लान के जनक कौन है भारत में? FYP के जनक कौन है? 5 ईयर प्लान के जनक कहां पर आपका भारत में अगर पूछें तो आपसे कौन, किसको कहा जाएगा? तो भारत में आप कहेंगे नेहरू जी को। किसको? नेहरू जी को कहेंगे, जो नेहरू जी को, पंडित नेहरू जी को। और दूसरा 5 ईयर के जनक अगर आपसे पूछा है, 5 ईयर प्लान के जनक पूछे तो जनरली कौन होंगे? भारत का अगर विकल्प ना हो तो स्टालिन। स्टालिन कहाँ के थे? ये रूस के थे। स्टालिन की जीवनी एग्जाम देने के बाद में जरूर पढ़ना, लिख लो भैया, स्टालिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। थर्ड वन, मुझे बताओ भारत में FYP के आर्किटेक्ट किसको कहते हैं? 5 ईयर प्लान के वास्तुकार किनको कहा जाता है? 5 ईयर प्लान के वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है? तो वो PC महालनोबिस हैं। कौन है? PC महालनोबिस। इनके बताओ कौन सा मॉडल था जो PC महालनोबिस ने बनाया था? तो जो दूसरा पंचवर्षीय योजना का प्लान था, दूसरा जो 5 ईयर प्लान था वो इन्होंने ही बनाया था। ठीक है। एक मुझे बताओ आप फटाफट से, योजना आयोग जो 5 ईयर प्लान बनाता था, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन वो हुआ था आपका 15 मार्च 1950 को। और कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था भाई साहब। कहां पर? नई दिल्ली में। हमने जो पंचवर्षीय योजनाएं ली वो किस देश से ली? हमने जो पंचवर्षीय योजनाएं ली, चूंकि स्टालिन को हम जनक कह रहे हैं, तो हमने जो पंचवर्षीय योजनाएं ली हैं साथी, वो लिए हमने कहां से? USSR से। ये आपको आज PDF में मिलेगा। इसमें क्या लिखा है हमने? पंचवर्षीय योजनाओं के समय उसमें कौन कौन सी प्राथमिकता थी, मुख्य काम कौन से हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन हर शायद शिफ्ट में आपकी में रहेगा 5 ईयर प्लान से। निर्धारित लक्ष्य क्या था, हमने प्राप्ति किया कि कौन से प्रधानमंत्री तब थे। ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम लिंक आप ऊपर आपको दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में। जब वीडियो बाद में खत्म हो जाए कहीं भी वीडियो पे क्लिक कर लेना, इस कमेंट पे जाना, वहां ज्वाइन करना, क्लास के तुरंत बाद PDF मिल जाया करेगी। ठीक है। वार्षिक योजनाएं ये आपका सारी लिखी हुई हैं। तो टोटल अंतिम जो हमारी योजना थी वो कब तक चली थी? 2012 से 2017। क्या 17 पूरा ये कर पाई थी? आप कहेंगे नहीं। 1 जनवरी 2015 को ही हम क्या ले आए थे? नीति आयोग ले आए थे। नीति, नीति का फुल फॉर्म सारे लोग बताएं फटाफट से, मन ही मन में बोलिए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या बोलेंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो क्या बोलेंगे? भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान इसको हम कहते हैं। ये कब आ गया था? 1 जनवरी 2015। किसकी जगह आया था ये? योजना आयोग की जगह आ गया था। किसकी जगह? योजना आयोग की जगह ये आ गया था नीति। आ जाएंगे। निम्नलिखित RBI गवर्नरों को उनके कार्यकाल के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक। प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक यानी सबसे पहले कौन थे? तो ये तो बहुत पुराने हैं, YV रेड्डी, इनके बारे में सब जानते हैं। दीप सुब्बाराव अभी नोट पे हमने साइन देखे, परफेक्ट। उर्जित पटेल हम जानते हैं। उर्जित पटेल आपका 2016 से 18 के दौरान रहे। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में जब GST हुई, जब आपका नोटबंदी हुई, तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। कौन थे? उर्जित पटेल। संजय मल्होत्रा जी की अगर हम बात करते हैं, संजय मल्होत्रा ये आपका क्या बोलेंगे? तो ये तो लगातार ही क्रम लिखा हुआ है, तो रिसेंट के हैं, रिसेंट के हैं। तो क्या बोलोगे? संजय मल्होत्रा आप जानते हैं ना, ये कौन से हैं? ये आपका 26वें हैं। कौन से हैं? 26वें RBI गवर्नर है। RBI गवर्नर। तो यानी कि सबसे लास्ट में तो यही आएंगे, सबसे लास्ट में यही आएंगे। और इनसे पहले उर्जित पटेल थे, इनसे पुराने हैं सब लोग। तो 3 4 देख लीजिए किसमें, तो 3 4 2 में भैया, ये तो 3 4, तो ये पुरानों के हिसाब से 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नर से संबंधित, वो हम आपसे पूछेंगे। मुझे बताओ, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के समय RBI के गवर्नर कौन थे? क्योंकि RBI तो पुराना है ना, ये तो सब जानते होंगे। स्वतंत्रता के समय RBI गवर्नर कौन थे? बताओ भाई, RBI गवर्नर कौन थे? तो RBI गवर्नर थे आपका CD देशमुख साहब। कौन थे? CD देशमुख साहब थे। जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वर्ष बताओ कौन सा था? 14 बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो उस समय पर बताओ, 14 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ, उस समय पर RBI के गवर्नर कौन थे? लक्ष्मीकांत झा थे। कौन थे? लक्ष्मीकांत झा थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मुझे बताओ, जब 6 बैंकों का इंदिरा गांधी जी ने फिर से 1980 में राष्ट्रीयकरण किया था, और साथ में एक घटना और हुई थी, नाबार्ड की स्थापना। बोलो, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? नाबार्ड। तो तब कौन थे आपका? तब हुआ करते थे आपका IG पटेल साहब। कौन थे? IG पटेल साहब। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1991 में LPG का समय था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का आपका, तो तब कौन थे? 1991 में S वेंकट रमन थे। वेंकट रमन थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, S वेंकट रमन थे। RBI की मुझे बताओ स्थापना के समय पूंजी कितनी थी? आंख में आंख डाल के बताओ। RBI की स्थापना के समय जो पूंजी थी वो थी भैया जी आपका, स्थापना के समय टोटल पूंजी जो थी वो 5 करोड़ थी। RBI की स्थापना 1934 के एक्ट से हुई। कौन से कमीशन ने इसके लिए? रॉयल कमीशन की सिफारिश थी। हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया, और स्थापना हुई इसकी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर इसका तब कहाँ हुआ करता था? हेडक्वार्टर हुआ करता था कोलकाता में। हेडक्वार्टर 2 वर्षों के बाद 1937 में कहा? मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पर? मुंबई में। इसके स्थानीय अगर कार्यालयों की बात करें 4 हैं, प्रधान कार्यालय आप जानते ही हैं। मुझे बताओ फटाफट से एक क्वेश्चन, इसके लिए जो गठन आयोग है वो कौन सा है? गठन कब हुआ? गठन आयोग कौन सा है? तो गठन आयोग कौन सा है? हिल्टन आयोग है। क्या? हिल्टन आयोग है, जिसके लिए रॉयल कमीशन की सिफारिशें लगी थी। किसकी? रॉयल कमीशन की सिफारिश पर, रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशंस पर, रॉयल कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। रॉयल कमीशन की सिफारिश पर। RBI के लोगों की अगर हम बात करते हैं, RBI के लोगों में क्या क्या आपका चिन्ह है? RBI के लोगों में ताड़ का पेड़ है, ताड़ का पेड़ है, और बाघ है। क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसमें आपका मौजूद है। वर्तमान में गवर्नर मैं आपको बता ही चुका। आपका और क्या पूछ सकते हैं? हाँ, मुझे बताओ, जो रिजर्व बैंक है इसको नेशनलाइज कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1 जनवरी 1949 को। ठीक है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? पहले गवर्नर। तो पहले गवर्नर थे इसके ऑसबोर्न स्मिथ। क्या बोलोगे? ऑसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। अगर इसके गठन की हम बात करते हैं तो 1934 में इसका गठन हुआ था, 1934 में। और 1935 में क्या, सॉरी 1934 में एक्ट आया था इसके लिए, एक्ट 1 अप्रैल 1934 को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या हो गई थी? 1935 में इसकी स्थापना हुई है। क्या हुई है? 1935 में इसकी स्थापना हुई है। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों की सूची दी गई है, एक बार देखना इसको ध्यान से, ठीक है, कौन सा गवर्नर कब रहा है। तो 25वें गवर्नर पूछ लें, और अभी करंट अफेयर्स में पूछ सकता है आपका संजय मल्होत्रा को चार्ज कब से मिला, ठीक है। तो ये रिसेंट, ये दोनों इनके कार्यकाल को याद रखना, कार्यकाल इनके दोनों के याद रखेंगे। पहले ऑसबॉर्न स्मिथ थे 1935 से। देखिए आजादी के समय सीडी देशमुख थे, ये 1943 से लेकर के 1949 तक रहे। कभी कभी रुपए का अवमूल्यन कब हुआ, नोटबंदी कब हुई, या कोई घटना कब हुई, तो जैसे हमने 1991 में बताया आपको अभी, तो 1991 में कौन थे आपका, एस वेंकट रमन थे, एस वेंकट रमन थे। नोटबंदी के दौरान हमने कौन से बताया आपको, कहाँ गए आपका 2016 से 18 साहब उर्जित पटेल, ये रहे। उर्जित पटेल की किताब है ओवरड्राफ्ट, बहुत पूछी जाती है ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट। आवर्धन की इकाई क्या है, इकाई आज यूनिट्स आप पढ़ेंगे। आवर्धन की इकाई क्या, डायोप्टर है, ये तो लेंस की क्षमता का मात्रक है, क्या बोलेंगे, इसकी कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि लंबाई बटे लंबाई होता है, ठीक है भाई। क्या होता है इसमें, जो इमेज होती है और वास्तविक लंबाई, लंबाई वो भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो कट जाता है, कोई नहीं होता इसका। जैसे मुझे बताओ आप, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा पूछने की जरूरत है क्या, अगर विद्युत धारा भी पूछना पड़ रहा है और तुम गलत बता दो तो फिर तुम्हारी कुटाई होनी चाहिए, ठीक है, एम्पियर। जैसे कुछ अच्छे अच्छे पूछता हूँ, ज्योति तीव्रता का बताओ क्या है, ज्योति तीव्रता का बताओ, यानी यूनिट साथ सारी पढ़नी है आपको, तो आप क्या बोलोगे, ज्योति तीव्रता का है भैया कैंडेला, क्या है, कैंडेला है। मुझे आप बताओ रेडियो एक्टिविटी का क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला हो गया। रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का क्या है, तो रेडियो धर्मिता का है आपका बैकुरल, क्या है, बैकुरल है, बैकुरल है। आप मुझे बताओ चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, वो होता है आपका वेबर होता है, क्या होता है, वेबर होता है। दाब का बताओ, दाब का क्या होता है, दाब का होता है पास्कल, क्या होता है, पास्कल होता है, पास्कल। प्रेरकत्व का बताओ, इंडक्टेंस का क्या होता है, इंडक्टेंस का तो वो होता है आपका हेनरी, क्या होता है, वो हेनरी होता है, हेनरी होता है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये सारे पढ़ोगे आज, ठीक है। ये भैया 10-10 मिनट के टॉपिक है, मुश्किल से टॉपिक दिया हुआ है आसानी से, मतलब आप देखना इस क्लास के अलावा आप इसको अच्छे से 2 घंटे में टारगेट्स अपने पूरे कर सकते हो बाकी। और अभी तो समय आ चुका है, 12-14 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, उतना पागल भी नहीं होना, नींद का ध्यान रखना है, नींद 5 to 6 आवर्स, 6 आवर्स ही लीजिए एग्जाम टाइम में, बीमार आप नहीं होने चाहिए, ठीक है। ठंडे से बचना है, ठंडा कुछ पीना नहीं है अभी, ठंडा कुछ खाना नहीं है। बच्चों शादियों में जा रहे होगे, कोल्ड ड्रिंक इनसे बचो, कभी भी बुखार हो सकता है। बाइक पे बिना जर्सी पहने घूमने से बचो, हेलमेट लगा के, मतलब खुद को सेफ रखना, और आप इतने समझदार और अच्छे नागरिक हो कि आप खुद को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। तो खुद को थोड़ा बचा के, क्योंकि इतनी लंबी मेहनत आपने की है, वो मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए, ओके। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसके बीच में होता है, ठोस, एक अवस्था है, ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, फिर प्लाज्मा। पांचवी अवस्था कौन सी है, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि आपका प्रयोगशाला में बनाई जाती है। बोस, इसमें बोस कौन नाम है जरा बताओ फटाफट से, बोस किन के नाम पर रखा गया है, आइंस्टीन तो सब जानते हैं, वैज्ञानिक है। तो बीईसी जो अवस्था है 1924-25 में इसकी खोज हुई थी, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया किस वर्ष में, ठीक है। पहली बार जो इसका प्रयोग हुआ था प्रयोगशाला में, तो वो भी पूछा जाता 1995 में, इसका प्रयोग पहली बार हुआ था। प्रयोग में कब आई है आपका, प्रयोग में आई 1995 में, और वो भी कहां पर आपका लैब में, लैब में। तो किसके नाम पर इसको रखा गया, बोस नाम बताएंगे, कौन साहब बोस थे, सत्येंद्र नाथ बोस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं आज आपको पढ़नी है, जैसे जिसको हम अध्ययन के अनुसार बोलते हैं कि इसको क्या कहा जाता है, किसके अंदर, हेपेटोलॉजी, ये किसका है, जैसे इसमें आपका रेप्टाइल्स होते हैं, उभयचर, उभयचर होते हैं आपका, ठीक है। और सरीसर्प होते हैं आपका, सरीसर्प जितने भी होते हैं, इन सबका अध्ययन हेपेटोलॉजी में। पक्षियों का अध्ययन किसमें होता है, ऑर्निथोलॉजी में होता है, ऑर्निथोलॉजी में। ऑप्थेल्मोलॉजी में आइज की स्टडी होती है, आइज की, आंखों का अध्ययन होता है, आंखों का अध्ययन होता है। मुझे बताओ आप फटाफट से, कुछ मैं आपसे पूछता हूँ, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, साइटो लिख देता हूँ, इसमें कोशिका का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिका का अध्ययन होता है। ऑस्टियो में बताओ, ऑस्टियोलॉजी में, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ऑस्टियोलॉजी में, तो इसमें होता है आपका कंकालों का, अस्थियों का, यानी कि स्टडी ऑफ बॉन्स है, स्टडी ऑफ बॉन्स है, स्टडी ऑफ बॉन्स। हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, हेमेटोलॉजी में बताएंगे, हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो हेमेटोलॉजी में आपका अध्ययन होता है रक्त का, रक्त का। एंटामोलॉजी में बोलेंगे, एंटोमोलॉजी में आपका किसका अध्ययन होता है, एंटोमोलॉजी, तो इसमें होता है आपका एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है, किसका, कीटों का अध्ययन होता है। अर्कनोलॉजी में बताइए किसका अध्ययन होता है, अर्कनोलॉजी, अर्कनोलॉजी होती है आपका मकड़ियों के अध्ययन से, मकड़ियों के अध्ययन से, ठीक है। पैलियंटोलॉजी किससे संबंध रहती है, पैलियंटो, पैलियंटोलॉजी किससे संबंध रखती है आपका, जीवाश्म से संबंध रहता है उसका, फॉजिल से, फॉजिल से। ऑन्कोलॉजी संबंध किससे है, ऑन्को, क्या बोलेंगे, ऑन्कोलॉजी किससे संबंध रखती है, वो कैंसर से, कैंसर से। सोरोलॉजी का अध्ययन क्या है, सोरोलॉजी, सोरोलॉजी किसके संबंध है, सोरोलॉजी का संबंध है छिपकली से, किससे, छिपकली, छिपकली का अध्ययन होता है, किसका, छिपकली का अध्ययन होता है। तो आज आप ये पढ़ेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। कोशिका, सेल, सेल के बारे में आपको पढ़ना है। एक टॉपिक और हम आज आपको देंगे, आज या आप चाहें तो कल तक उसको पढ़ लें। सेल, और सेल के साथ में पीएच जो चैप्टर होता है ना, किसका पीएच मान कितना है, किसको हम बोलते हैं, पीएच एंड सेल, सेल को आज आपको सारे को पढ़ना है, ठीक है। और यही उम्मीद के साथ में आऊंगा, कल जब मैं आपसे पूछूंगा यहाँ खड़े होकर के, तो आप ये कहेंगे कि भैया हम जो टॉपिक्स आपने दिए थे उसमें हम लगभग 70-80% पढ़ चुके हैं, कोशिश 100% की करना उन टॉपिक्स को पढ़ने की। अगर कुछ छूट जाएगा तो नेक्स्ट डे में आप लिख लेना, और ठीक है आंसर करेंगे। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी 1857 में अल्बर्ट वॉन ने, किसने, अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने, किसने, अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने, अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने, कॉलिकर ने, ठीक है, कॉलिकर ने की थी, ठीक है। जो आपका ऊर्जा इसको मिलती है पावर हाउस, वो एटीपी के रूप में मिलती है, किसमें, एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। मुझे बताएं आप, रक्त का पावर हाउस किसको बोला जाता है, ब्लड का पावर हाउस, रक्त का जो पावर हाउस है वो किसको कहा जाता है, ब्लड का जो पावर हाउस है वो हार्ट होता है, क्या होता है, हार्ट होता है, हृदय होता है, हृदय। कोशिका की जो साथी आपकी सुसाइडल बैग होता है वो क्या होता है, कोशिका की आत्महत्या जो आत्मघाती थैली है वो किसको कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली,
कोशिका की आत्मघाती थैली बोलेंगे अभी फटाफट से। आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? जहाँ कोशिकाएं मर जाती हैं स्वयं। तो क्या बोलेंगे इसको आप? इसको बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोला जाता है इसको? लाइसोसोम कहा जाता है। कोशिका का, मुझे बताओ, कोशिका का मास्टर क्या होता है? कोशिका का मास्टर क्या होता है? कोशिका का मास्टर क्या होता है? तो ये होता है आपका न्यूक्लियस, अर्थात नाभिक होता है, नाभिक होता है। ठीक है, मुझे बताओ, प्रोटीन का जो मैनेजर होता है वो कौन होता है? वो ट्रैफिक मैनेजर। प्रोटीन का यातायात प्रबंधक कौन होता है? यातायात प्रबंधक। वो आपका प्रोटीन का यातायात प्रबंधक कौन होता है? वो होता है आपका गोल्जी कॉय। ये ट्रैफिक पुलिस भी इसको बोलते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी इसको कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। आज हमने शुरुआत में बहुत सारी बातें भी की, तो लगभग हम इसका 1.5 घंटे से पौने 2 घंटे के बीच का एक टाइम रखेंगे। प्रैक्टिस सेट करने के बाद में आपकी क्या फीलिंग है? बहुत दिन के बाद में, दरअसल में एप्लीकेशन में तो मेरी क्लास चल रही थी, यूट्यूब पर मैं नहीं था पिछले कई महीने से, तो हमारी कई महीने के बाद मुलाकात हुई है। ठीक है, एप्लीकेशन में तो चलती रहती है। तो बहुत दिन के बाद इस मुलाकात में उम्मीद करेंगे आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और एक शायरी भी हो जाए इतने दिन बाद जब मिले हैं, तो लिख के बताओ एक बार, मृत कोशिका और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये आप जब सेल को पढ़ेंगे तो इसका होमवर्क आकर के आपको लिखना है। खुद को डिसिप्लिन रखिए, खुद का ख्याल रखिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए। कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और देखो, नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते। नहीं होती बारिश अगर तो, शुरू से सुने, नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते। तेरे दामन से सारे शहर का सैलाब रोका, नहीं तो मेरे ये आंसू समंदर हो गए होते। अगर आदाब हम भी कर लेते तो गद्दी मिल गई होती। अगर आदाब हम भी कर लेते तो गद्दी मिल गई होती। अगर लहजा बदल लेते तो गवर्नर हो गए होते। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सबके सपने पूरे हों, आप सबने जो कुछ सोचा है, जो कुछ सीखा है, आप उसके प्रति ईमानदार रहें, इस देश के प्रति ईमानदार रहें। और आप सोचें कि एक इंसान बन के आप कैसे चीज़ों को सोच सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। दुनिया की सारी मान्यताएं और प्रथाएं जो आपके ऊपर थोपी गई हैं, उससे परे होकर सोचा करो। थोड़ा इंडिपेंडेंट होकर स्वतंत्र विचार के व्यक्ति बनो। ठीक है, और खुद को इंसान बनाओ, दूसरे सामने वाले व्यक्ति को भी इंसान बन के महसूस करो। और जब वो मानवता इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी तो हम एक बेहतरीन दुनिया बनाएंगे। इस प्रकृति को हमें बचाना है। रोज पेड़ में लगा रहा हूँ, रोज पेड़ में लगवा रहा हूँ। ठीक है, वो भी हमारी ड्यूटी बनती है। मतलब बहुत सारी ड्यूटी है, जिंदगी बहुत थोड़ी है, बहुत सारे काम करने हैं। उम्मीद करेंगे एक दिन आप सफल होंगे, हमारी आपकी मुलाकात होगी, और एक दिन हम भी सफल होंगे, हमारी आपकी मुलाकात होगी। अपना आप ख्याल रखिए, बहुत सारा, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। घर सबको नमस्ते बोलना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, टेक केयर।